अस्सलाम वालेकुम जनाब। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। कैसे मिजाज जा रहे हैं तैयारी को लेके? शुरू ही नहीं की। और पेपर कब है? और आज क्या है? तो इफ़ेक्टिवली हमारे पास कितने दिन रह गए? 12 दिन। आपके पास सिर्फ 6 दिन है, उसके बाद क्या होगा? कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कि 2 पेपर दे रहे हैं इस वक्त? ये हाँ था या ये ना था? आपका हाँ ऐसे होता है? अच्छा जी। और सिर्फ बीलो वाले कितने हैं? आप अकेले हो सिर्फ बीलो वाले? आप लोग 2 पेपर दे रहे हो या 3 पेपर दे रहे हो? ठीक हो गया। तो इस वक्त हमारे दरमियान क्या कोई ऐसी ऑडियंस बैठी है जिन्होंने पहले ये वाला पेपर अटेम्प्ट किया हो लास्ट टाइम? एक अच्छी तादाद मौजूद है। कितने मार्क्स आए थे आपके? 40? 42? लेट्स चलें 40 कर लेते हैं। हाँ जी, 40 पूरे। और 40 और 40 49 किसने कहा? आए थे 49 आए थे। दिखाएंगे ज़रा मुझे रिजल्ट अपना। 49 आए थे आपके? पक्की बात है? दोबारा सोच लें। ये जितने लोग बैठे हुए हैं उन सबको चाय पिलानी पड़ जाएगी आपको अगर आपका रिजल्ट 49 होगा तो। और अगर नहीं था तो मैं पिला दूंगा या आप पिला देंगे। रिजल्ट दिखा दें। चलें, 49 पे आई कैप फेल नहीं करता। अगर आपका 49 पे फेल हुआ है तो रिजल्ट आके दिखाइएगा। हम आई कैप से खुद बात करेंगे। आई कैप के सीनियर जो डायरेक्टर्स हैं ना, एज पर देयर कॉरस्पॉन्डेंस आई कैप 49 पे फेल नहीं करता। तो अगर आप 49 यूज़ कर रही हैं इसका मतलब है कि कोई ना कोई डाउट है। 48 हो सकते हैं, 49 नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा जी, क्या आप सबके हाथ में स्प्रिंग 23 का एक फुल फ्लैश पेपर है? क्या आप लोगों को उसको फिजिकली कैरी कर रहे हैं साथ? जिसके पास नहीं भी है फिजिकली, वो किताब के अगर बैग पे जाके देखेगा तो उसको वो पेपर मिल जाएगा। अगर आपके पास पेपर तो आप आगे आ जाएं। आप चेयर लगे यहाँ पे आ जाए। शहबाज भाई, चेयर अगर आप यहाँ पे लगवा दो बैक से जी। स्प्रिंग 23 का पेपर क्या हमारे पास तमाम बच्चों के पास इस वक्त मौजूद है या नहीं है? नहीं है। वजह? बुक इन्हें लेकर आए। मतलब दिस इज़ द लेवल ऑफ सीरियसनेस कि बुक ही गायब है। अफसोस हुआ, वैसे मैं सुन के बहुत अफसोस हुआ। अच्छा जी, कुछ क्विक क्वेश्चंस आप सबसे। कितने मार्क्स का पेपर क्रैमिंग बेस्ड होता है? 40 वाले कितने हज़ार आता है? और 35 वाले? चलें, एक फैक्ट नोट कर लें, लिख लें। एटलीस्ट 1/3 ऑफ योर पेपर इज बेस्ड ऑन क्रैमिंग। 1/3, 1/3। और 100 का 1/3 कितना होता है? 33। 1/3 ऑफ योर पेपर इज ऑल अबाउट क्रैमिंग। अगर आप ऑटम 22 का पेपर भी खोल कर देखेंगे ना तो वहाँ पे आपको 34 से 35 मार्क्स का पेपर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएगा। और क्या मुराद है इस स्ट्रेट फॉरवर्ड की? 3 तरह के बेसिकली सवाल होते हैं। एक वो सवाल जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सीधे सवाल, 1 लाइनर 2 लाइनर, जिसमें आई कैप कोई लॉजिक टेस्ट नहीं करता, कोई सिनेरियो नहीं होता। आपसे बस ये कहता है कि भाई मुझे ये 4-5 बातें बता दें, ये रूल बता दें, ये पॉइंट्स बता दें। इसे हम कहते हैं 1/3 ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क्स। पेपर को अगर पास करना है तो आपको ये एरिया अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि खुद लगा लें साहब, 1/3 ये हो गया,
33 या 34 मार्क्स, और अगर मैं इसमें MCQs को ऐड कर दूं तो ऑटोमेटिकली बच्चा 50 के आसपास तो पहुंच ही जाता है। फिर एक सवाल होता है जो कि सीम्स लॉजिकल सवाल होता है। ये वो सवाल होते हैं बेसिकली जिसमें ICAP ने पूछा आपसे क्राइमिंग ही होती है, मगर उसके ऊपर उसने एक लॉजिक, एक सिनेरियो बिल्ड किया होता है। इस पेपर में 3 तरह के सवाल मौजूद हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी, सीम्स लॉजिकल भी और लॉजिकल सवाल भी। बहुत ही मज़े का और इंटरेस्टिंग पेपर है जिसमें ICAP ने तकरीबन हर एरिया को टेस्ट किया है। ना सिर्फ ये बल्कि ऑटम 22 का जो हमने पेपर देखा था उसमें भी ICAP ने हर एरिया को बहुत अच्छे लेवल पे ला के टेस्ट किया। 10 सवाल थे इस पेपर में। बारी बारी हम लोग तमाम बातें करेंगे, पेपर के ऊपर बात भी होगी, एग्ज़ाम अप्रोच के ऊपर बात भी होगी, लास्ट डे में क्या करना चाहिए वो भी बात करेंगे, एग्ज़ाम में 3 घंटे गुजारने कैसे हैं उसके ऊपर भी बात होगी। सर 100 नंबर का पेपर और कितने चैप्टर्स हैं किताब के? 18। क्या हमें कुछ चैप्टर स्किप करना चाहिए? नहीं। क्या हम स्किप करेंगे? नहीं। और अगर आपका स्किप करने का प्लान है तो मैं आपको ज़रा इन एडवांस बता दूं, इस पेपर में भी और पिछले पेपर में भी ICAP ने सारे एरियाज़ को टेस्ट किया। तो अगर आप अपने माइंड में रख के बैठे हुए हैं कि जो मुश्किल चैप्टर लगता है उसको हम छोड़ देंगे, तो वो काम आपने रिवीजन के टाइम पे एटलीस्ट नहीं करना। रीड कर लें, समझ लें, लेक्चर सुन लें, एटलीस्ट उसका कुछ ना कुछ आपके माइंड में होना चाहिए। एटलीस्ट आपकी कवरेज उस हिसाब से पूरी होनी चाहिए। सर इस पेपर में 10 सवाल थे और अभी आपको मैंने बताया इन 10 सवालों में से 34 नंबर का पेपर 100 में से 34 यानी कि 34% ऑफ द पेपर वॉज क्रैमिंग बेस्ड। अच्छा, सब्जेक्टिव हमारा कितने मार्क्स का होता है? 85 का होता है। ज़रा निकालिएगा, 34 डिवाइडेड बाई 85 करें, 34 डिवाइडेड बाई 85 करें ज़रा, 34 तकसीम 85 करें ज़रा, आंसर क्या आएगा? 40 व्हाट? 41 क्रैमिंग पोर्शन। कितने चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि प्योर क्रैमिंग है? सर ग्रीन शर्ट और ब्लू स्ट्राइप्स, कितने चैप्टर ऐसे हैं जो कि प्योर क्रैमिंग बेस्ड हैं किताब के, जहाँ से हमें फॉर श्योर पता है कि ICAP ने पूछनी की क्रैमिंग है? कौन से 5? 5 कौन से? ज़रा ऊँची बोलिएगा। नेगोशिएबल सारा का सारा? सारा का सारा? मुझे आपने 5 चैप्टर्स बताने थे, वो कौन से हैं बताएं। सारा? अच्छा, और? अच्छा, और? अच्छा, और? नहीं, आप प्रॉपर्ली नहीं मुझे बता पाए। सर बैठ के बता दें कितने चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से प्योर क्रैमिंग बेस्ड सवाल आता है? चैप्टर 1 और 15, 16, 17 और 18। तो क्या ICAP सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स में से क्रैमिंग टेस्ट कर रहा है? नहीं, ICAP ने क्रैमिंग आपसे इनके अलावा भी टेस्ट की है। पार्टनरशिप से भी कर सकता है, नेगोशियल से भी, और कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी और चैप्टर से वो टेस्ट कर सकता है। सर शुरू करते हैं। जब भी आपको ICAP का पेपर मिलता है एग्ज़ाम में, लेट्स से दिस इज़ द पेपर आपको एग्ज़ाम में आया, तो इस पेपर को अप्रोच कैसे करेंगे? ये एक पेपर है, इस पेपर को सबसे पहले हम देखते हैं तो पहले पेज में हमें मिलते हैं इसके MCQs, नेक्स्ट पेज पे MCQs कैरी ऑन होते हैं और उसके बाद सवालात शुरू होते हैं। आई होप कि आपके पास पेपर होना चाहिए, है हाथ में फिजिकली। इस पेपर में 2 सवाल ऐसे थे जो कि थोड़े से खौफनाक थे, जिनकी एक हैबत है। क्वेश्चन नंबर 4
और क्वेश्चन नंबर 7, ICAP ने इस तरह के सवाल कभी टेस्ट उस तरीके से किए नहीं, इतना लंबा सिनेरियो बना के। बट अगर हम इसके लास्ट पेज पे जाएं, इसके लास्ट पेज पे अगर हम आते हैं तो सर 19 नंबर का पेपर ऐसा है जो कि बिल्कुल सीधा है, 19 मार्क्स, जिसमें उसने कोई लॉजिक टेस्ट नहीं की, कोई सिनेरियो टेस्ट नहीं किया, बिल्कुल आपसे क्रैमिंग पूछी है। वो सवाल कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि आपने क्या गाइड करना था उसको? होल्डिंग आउट और उसकी एक्सेप्शंस आपने गाइड करनी थी। होल्डिंग आउट क्या होता है? होल्डिंग आउट क्या होता है? होल्डिंग आउट मालिक नहीं होता, ओनर नहीं होता, चेक होल्ड किया होता है। वो तो आप कुछ और बता रहे हो मुझे। एनीवन, बस होल्डिंग आउट किसे कहते हैं? होल्डिंग आउट बताएं, होल्डिंग आउट किसे कहते हैं? ठीक है सर, होल्डिंग आउट किसे कहते हैं? एक बंदा खुद ही से कह रहा है कि मैं पार्टनर हूं, लेकिन वो एक्चुअली में पार्टनर ना हो, तो इसका मतलब है कि कंफ्यूजन कौन क्रिएट कर रहा है? असल पार्टनर नहीं, अज्यूम पार्टनर। वो खुद ही से कह रहा है कि मैं एक पार्टनर हूं और वो पार्टनर ना हूं। क्या कोई किताब में उसकी एक्सेप्शन भी दी हुई है? वो क्या है? डेथ। डेथ वाली बात, उसकी एक्सेप्शन। तो ICAP ने 4 नंबर के लिए आपसे सिर्फ क्या पूछ लिया? डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट और उसके साथ उसकी एक्सेप्शन। तो सर 4 नंबर अगर आपको आते हों, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की और ये सवाल पास्ट पेपर्स में रिपीट हुआ है, ये सवाल पहले भी ICAP में टेस्ट किया, इसका मतलब ये है कि ICAP अपने हर पेपर में एक टेंडेंसी रखता है कि वो 20, 25, 30 मार्क्स के अपने ही पुराने सवालों को रिपीट कर रहा होता है। तो सर ये सवाल आप लोग कर सकते थे 4 नंबर के लिए। जिनका 40s में फेल हुआ है, क्या उनका ये सवाल सही हुआ था अटेम्प्ट? हाँ जी, वो कौन लोग हैं जिनका 40s में फेल हुआ था? ये सवाल कैसे किया था आपने होल्डिंग आउट वाला? अच्छा, ये भी सही है। तो सर ये 4 नंबर हासिल करना मेरा नहीं ख्याल से कोई मुश्किल चीज़ है। पार्ट बी में आपसे कहता है कि पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी को आप कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें कौन कौन सी आइटम्स शामिल होती हैं इसके एसेट्स में। एक तो गुडविल हो गई, और वो तमाम जो चीज़ें उन्होंने खुद से इन स्टार्टिंग बॉट की हों या जो पार्टनर्स लेकर आए हों, तमाम राइट्स, यूजेस और प्रॉपर्टीज, इंटरेस्ट। तो ये भी 3 नंबर की लिस्ट है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही आसान, सीधा सीधा। उसके बाद ऊपर क्या है? ये वो सवाल है जहाँ से कंफर्म क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चन आना है। 16, 17, 18, 4 × 4 × 4, कम से कम 15 नंबर की टेस्टिंग यहाँ से होनी है। 12 से 15 के राउंड अबाउट वो यहाँ पे हमेशा ही रहेगा। हाँ, इस पेपर में चैप्टर 17 से सवाल इसने पूछा, अब शायद वो 17 से और बाकी से भी सवाल पूछ ले। सर प्रोडक्ट मार्केट और ज्योग्राफिक मार्केट किसे कहते हैं? इस पेपर को अटेम्प्ट करते हुए ना बच्चों ने इन डेफिनेशंस को अक्सर ने इग्नोर किया हुआ था। तो हुआ ये कि वो बच्चे साथ टैक्स का पेपर भी दे रहे थे, तो वो टैक्स की डेफिनेशंस उठा के लिखा है जो कि बी लॉ की डेफिनेशन से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। तो ये काम नहीं करते। पर्सन टैक्स कुछ और डिफाइन करता है, कंपनी लॉ कुछ और डिफाइन करता है। तो सर डेफिनेशंस, एक रूल लिख लें, डेफिनेशंस को हमेशा आपने, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, इस सेशन का, इस एक्टिविटी को करने का मकसद ये है कि आपको थोड़ी सी वीकनेसेस के बारे में बताया जाए कि अब आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और आपको आगे क्या करना चाहिए। तो डेफिनेशंस शुड बी क्रैम्ड, ये लिखते जाएं, बातें सारी नोट करते जाएं ताकि आपको इन फ्यूचर चीज़ों को रिवाइज करते हुए फ़ायदा हो। डेफिनेशंस आर टू बी क्रैम्ड, डेफिनेशंस आपने कोई नहीं छोड़नी। उसके बाद जो उसका एक पार्ट बी था, पार्ट 2, डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस की एग्जांपल्स पूछी हैं।
किताब में ज़्यादा लिखी हुई हैं, आपने कोई सी भी 4 बातें उठा के मेंशन कर देनी थी। और उससे ऊपर क्या पूछ रहा है, रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस वाली बात कर रहा है, डीपीएस वाली बात कर रहा है। तो अगर आपने उसको अच्छे से क्रैम किया होता तो ये 4 में से आप 3, सवा 3, 3.5 तक तो हासिल कर सकते हैं। सर 19 नंबर का पेपर है जो कि आखिरी पेज पे सीधा सीधा है। मैं मानता हूँ कि पीछे 2 सवाल, एक टेढ़े सवाल हैं, मुश्किल सवाल है, मगर ये मार्क्स लेना तो आसान है, ये मार्क्स गैदर करना बाकियों से आसान है। तो इनको आपने किसी भी तरह लूज़ नहीं होने देना अगर आपने पेपर पास करना तो। क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपको कामयाबी की तरफ हमेशा लेके जाएंगे, क्योंकि लॉजिकल सवाल 2 तरह के होंगे, या आपको आते होंगे या आपको नहीं आते होंगे। और अगर आपको नहीं आते हैं और अगर आपको यहाँ से भी मसले आ रहे हैं तो फिर आपका पेपर पास नहीं हो पाएगा। तो ऑलवेज रिलाई ऑन दीज क्वेश्चंस, ये आपको कामयाबी के करीब ला के खड़ा कर देंगे। आगे आपने फिर लॉजिकल सवालों को यूज़ करके अपना पेपर निकालना है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इससे बिल्कुल ऊपर ये एक और क्रैमिंग बेस्ड सवाल छुपा हुआ। तो 19 जमा 3 22 क्या पूछ रहा है, लिस्ट डाउन द एक्सेप्टेबल ग्राउंड्स ऑफ सुपर विनिंग, यानी कि कहाँ कहाँ पे हम सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी को मानते हैं। 4 बातें लिखी हुई हैं, मार्क्स 3 है। 4 बातें हमें कौन से 4 लोग बताने में इंटरेस्टेड हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, वॉर आ जाए, क्या जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वही मौजूद ना रहे, और पर्सनल नेचर का हो और वो पूरा ना हो पाए, इनकैपेसिटेट बंदा हो जाए। तो सर 3 नंबर मुश्किल थे, 3 नंबर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा चलिए ये बताइए, इस पेपर में 10 सवाल है, कितने % बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सब सवालों में पास हुए हैं? कितने % बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने हर सवाल को पास किया होगा? इन अदर वर्ड्स आई एम आस्किंग कि इस पेपर का पासिंग परसेंटेज क्या था? 31, 31% बच्चे पास हुए थे। अच्छा, कितने सवाल ऐसे होंगे जिसमें हर बच्चे ने 50 से ऊपर मार्क्स लिए होंगे? कितने सवाल ऐसे हैं 10 में से जिसमें हर बच्चे ने 50 से ऊपर मार्क्स हासिल किए हैं? तीन सवाल ऐसे थे, 3 सवाल ऐसे हैं जिसमें बच्चों ने 50% से ऊपर मार्क्स लिए हैं, और 1 सवाल ऐसा है जिसमें सिर्फ 2% बच्चे पास हुए हैं। वो सवाल वाला कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे वो बात करता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की, पैरेलल लिमिटेड और स्पैरो वाला जो सवाल है। कहने का मकसद ये है कि सवाल आपको 3 तरह के मिलेंगे। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल इस तरह के, एक आपको मिलेगा सीम्स लॉजिकल सवाल जिसमें लॉजिक नाम की सिर्फ चिड़िया है, सिर्फ उसने एक सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है, रिक्वायरमेंट उसने क्रैमिंग वाली आपसे टेस्ट करनी है। और फिर एक सवाल वो होगा जो कि आपको टेक्निकल नज़र आएगा, जो कि मुश्किल होगा। उस सवाल पे आपने शुरू में टाइम ज़ाया नहीं करना, पेपर की अप्रोच लिखने लगे आप। फर्स्ट आवर में आपने कोशिश करनी है, लिखते जाएं, फर्स्ट आवर में आपने कोशिश ये करनी है कि आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को एंड कर देना। जितने सवाल सीधे आपको आते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हैं, उनको आपने पहले घंटे में करके साइड पे कर देना है, क्योंकि आपकी क्रैमिंग नॉलेज, क्रैमिंग बेस उस वक्त फ्रेश होगी। और अगर आप किसी लॉजिकल सवाल में फंस गए तो फिर आपको बाद में स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आंसर करते हुए भी मुश्किलात आएंगी। तो द फर्स्ट स्टेप शुड बी कि आपने सीधे सवालों को 1 गो में आंसर कर देना। फर्स्ट आवर ऑफ योर पेपर शुड बी स्पेंड वेल ऑन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। इसके अलावा आपने फर्स्ट आवर में कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट आवर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड सवालों के लिए होना चाहिए। हाँ, अगर फर्स्ट आवर में टाइम मिल जाए देन गो फॉर MCQs। और MCQs में भी आपने ख्याल ये रखना है कि आपने उसको कट नहीं करना,
ऑप्शन ए लिखा, बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली, ए लिखा, नहीं ये नहीं है, ये बी है, ये गलत है। आई कैप इसको गलत मान लेगा, बेशक बी सही क्यों ना हो। एमसीक्यूज में किसी भी तरह की कटिंग अलाउ नहीं है। अच्छा, आपने ये भी नहीं करना ए कॉमा बी, या ए सही होगा या बी सही होगा, ये काम भी नहीं करना। आई कैप ने इसको भी क्रॉस कर देना है। फिर एक और ब्लंडर, पूरी स्टेटमेंट ऑप्शन दिए बगैर कि ढूंढते रहो, ये काम भी आप लोगों ने नहीं करना। तो सिर्फ आपने उस वक्त रेलेवेंट ऑप्शन लिखनी है जब आप 100% ऑथेंटिक हो कि वाकई में इसकी ऑप्शन ये बनती है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो छोड़ दें, फ़िलहाल के लिए उसको छोड़ दें, उसको फिर जब आपको टाइम मिले एंड के ऊपर तब जाके फैसला कीजिएगा। अगर 1 का आपको ऑप्शन नहीं पता और आपने बाकी सॉल्व कर लिए तो इसको खाली छोड़ दें, उस वक्त लिखिएगा जब आप श्योर शॉर्ट होगे इसका ऑप्शन कौन सा। अभी हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ के ऊपर, पेपर हम लोगों ने सारा डिस्कस करना है। तो एमसीक्यूज़ उस वक्त फिल करने हैं कब, जब आप 100% श्योर हों कि इसका आंसर कौन सा, उसके अलावा आपने फिल उसको नहीं करना। ये बात समझ आती है? ओके, हमारे पास सीधे सवाल और कौन से हैं सर? क्वेश्चन नंबर 6, 4 नंबर और 4 नंबर, अगेन 8 नंबर सीधे। रूल्स बता दें कोई से 4 रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। हाँ जी, कौन से होते हैं? साइमल्टेनियस, ऑर्डर, प्रिवेंशन, और कोई से 4 बता देते आपने, आप कोई से 4 यहाँ पे बता सकते हैं। और हर रूल के लिए क्या है? 1 नंबर है। फॉर एवरी रूल देयर इज़ अ 1 मार्क। तो अगर आपने सारी बातें लिखी हैं तो ये 4 में से 4 हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। शर्त क्या है कि आपने उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट किया हो। अच्छा, पेपर कौन सी इंक से करना? और ब्लैक इंक से क्या मुराद है? कोई भी ब्लैक इंक, ब्लैक बॉल पॉइंट आइडियल है। कोशिश करेंगे उसके अलावा कुछ और यूज़ ना करें, जेल पेन इस्तेमाल ना करें, मार्कर्स इस्तेमाल ना करें, पॉइंटर इस्तेमाल ना करें। उसका नुकसान ये होता है कि जब आपका पेपर स्कैन होगा ना तो वो उसकी इंक फैलती है, वो सही से स्कैन नहीं हो पाता। तो आई कैप ये कहता है कि आपने कोशिश ये करनी है कि बॉल पॉइंट का इस्तेमाल किया जाए। मार्कर्स को हम यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका उसका यूजेज कितना है। ये मैट्रिक का, इंटर का पेपर तो है नहीं कि आप बड़ी खूबसूरती के साथ ऊपर पर लिखेंगे सेक्शन 1, फिर नीचे बड़ी सी लाइन करके क्वेश्चन नंबर 2B 2A, वो वाला काम तो करना नहीं है। प्रोफेशनल पेपर्स के अंदर आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो आपके कंटेंट के मिलते हैं, आपकी इतनी फुल बूटों के नहीं मिलते। हाँ, प्रेजेंटेशन उतनी करें जितनी रिक्वायर्ड हो, जितनी उसने डिमांड की हो। जिस तरह ये सवाल है ना, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपने खोला, आपके शीट के ऊपर यहाँ लिखा होगा, आपने लिखना है 6A, लिख दिया, यहाँ पे डालें हेडिंग और उसके नीचे ये बातें लिख दें, दैट्स इट, इतनी बहुत। हाँ, हेडिंग अब आप कहेंगे सर इसको मार्कर से दें, इसके नीचे लाइन लगा दें, तो ये अब आपकी चॉइस है। आई कैप ने मार्कर्स को कभी मना नहीं किया, बट वो उसको इतना अच्छा समझता भी नहीं है। उसके नज़दीक मार्कर्स का जो यूजेज है वो बच्चों का टाइम ज़ाया करता है, बट आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अपने टाइम को साथ साथ बचा सकें। तो इसका पार्ट भी क्या है? डिस्कस द इन्फोर्सेबिलिटी विच इज़ कॉज्ड बाय मिस्टेक। सवाल क्या पूछ रहा है? मुझे मिस्टेक के बारे में सारी की सारी बातें 4 नंबर के लिए बता दो। वो जो एक पेज है किताब में मिस्टेक का, वो पूरा का पूरा पेज 4 नंबर के लिए आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, मैंने पार्ट ए स्टार्ट किया और मेरा पार्ट ए सेंटर ऑफ द शीट में आके ख़त्म हो गया। मैं पार्ट बी स्टार्ट कहाँ से करूँ? कौन सा ऐसा जवान है जो कहेगा कि सर नहीं, नेक्स्ट उसी से नीचे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? कोई है सामने से? कोई है सामने से? ये काम नहीं करना। हर सवाल लिख लें, एवरी क्वेश्चन
उसका पार्ट और उसका सब पार्ट शुड स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पेज, शुड स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पेज। हर सवाल उसका पार्ट या उसका सब पार्ट नॉर्मली रोमन्स में होता है, 6 का A का 1, 6 का A का 2, तो ये भी न्यू पेज पे होगा, ये भी और ये भी। बेशक आंसर 2 लाइंस का ही क्यों ना हो, आपने उसको नए पेज पे लेके जाना है। आपने वहाँ पे बैठ के परेशान नहीं होना कि आई कैप की शीट ज़ाया हो रही हैं। आपने पैसे पे किए हैं, आपने एग्ज़ाम फ़ी पूरी पे की है ना, तो आपने पूरा इख्तियार वहाँ से लेकर आना है। 27 पेजेस की शीट होती है, उसके अलावा भी अगर आप लेना चाहें तो आप 4 दफ़ा वो शीट्स ले सकते हैं। जी क्या 27 पेजेस की बात कर रहा हूँ, वो लिखे होते हैं खाने CRN के। नंबर ऑफ शीट्स की बात कर रहे हो तो आप ले सकते हो ना, उनसे 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, आपकी चॉइस है, आपको रोकते नहीं है। कहना ये चाह रहा हूँ कि बी लॉ का जो पेपर है ना वो 27 शीट से आगे जाता नहीं है, क्योंकि इसमें सेल्फ राइटिंग तो है ही नहीं। जो आपसे डिमांड किया हुआ है ना, आपने वही लिखना है। अब क्या मैं इसमें कोई कहानी लिख सकता हूँ 4 रूल्स के अंदर? जो पूछा हुआ है मुझे वही लिखना है, उसके अगेंस्ट मैं कुछ और बात कर दूंगा तो आई कैप विल डेफिनेटली थॉट कि यार इस बच्चे को कुछ नहीं आता, तो उसका जो एग्जामिनर का माइंडसेट होता है वो फिर आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। तो जितना आप उसको ईजी रखेंगे उतना पास होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। एम आई क्लियर ऑन दिस? नहीं सर, ये एक सवाल है, ऐसा भी नहीं करना, ये एक सवाल है। हाँ, अगर आप नेक्स्ट पेज पे अपने आंसर को लेके जा रहे हैं, आपकी स्क्रिप्ट ज़्यादा है, बढ़ गई है, नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, तो नेक्स्ट पेज के ऊपर भी आप सेम क्वेश्चन नंबर रिपीट कर दें, 6 का A, ये कर दें। अगर नेक्स्ट पेज पे जा रहा तो, जो कि नॉर्मली नहीं जाता। नॉर्मली बी लॉ का पेपर हो, सी लॉ का पेपर हो, वो विद इन 27 पेजेस आप उसको इजीली आंसर कर देते हैं। तो मैं साथ साथ आपको ये वाली बातें भी बताता जा रहा हूँ ताकि हम जितने रट्टे वाले सवाल हैं उनमें इस तरह की बात कर लें, और जब लॉजिक पे आएंगे तब फिर उसको लॉजिकली भी देख लेंगे। सर, हर पेपर में चैप्टर 1 का एक सवाल लाजमी आपको मिलेगा, और इस पेपर में भी चैप्टर 1 का एक सवाल था जो कि आई के आपने 36,000 दफ़ा पूछ लिया है कि ऑर्डिनेंस किस तरीके से प्रोमलगेट होता है, और एक्सप्लेन कर दो उसका इफ़ेक्ट क्या है। अब अगर आप लोग कहेंगे कि सर 34 नंबर का पेपर मुश्किल था, तो क्या वाकई में मुश्किल था? ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल कब होगा? जब आपकी अपनी तैयारी नहीं होगी। तो जब भी आप ये कहते हैं कि आपको आई कैप फेल करता है, आई कैप पास नहीं करता, इसका मतलब क्या है कि आप शायद खुद पास होना ही नहीं चाह रहे। भाई 31% का अगर रिज़ल्ट है, लास्ट टाइम से 10% कम था, इट मीन्स के बच्चों की तरफ से उस तरह से रिस्पांस नहीं आ पाया। आई कैप पास करना चाहता है, आई कैप पास करना चाहता है। ऑन एवरेज 40 मार्क्स का पेपर ऐसा होता है अलॉन्ग विद MCQs, जो कि बहुत आसान होता है। हाँ, अगले 60 मार्क्स के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मगर ये जो 40 मार्क्स हैं वो आप बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं, सिर्फ एक अच्छी क्रैमिंग के साथ। तो फर्स्ट आवर में क्या करना है? स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल और MCQs कौन से जिसके आपको ऑप्शन पता है, और जिनके नहीं पता उनको छोड़ दें। दिल करेगा कि मैं फ़ौरन से लिख दूं, मगर ये काम नहीं करना। पेंसिल लेके नहीं जानी। क्यों? लेड पेंसिल अलाउ नहीं है, आप इसके ऊपर लिख भी नहीं सकते, आपको एग्जामिनर मना कर देगा। वो जो आपके पास भाई फेर रहे होते हैं इन्विजिलेटर, वो आके आपको रोक देंगे कि भाई इस पे आपने लिखना नहीं है। तो इस पे भी आपने ऑप्शंस टिक नहीं कर देने MCQs के। बच्चे करते हैं कि जनाब इस पे टिक कर दिए, इस अजम्पशन के साथ कि हम इस पेपर को 7 स्टेपल कर देंगे। ये काम भी नहीं करना। अक्सर PRC के बच्चे इस तरह से करके आए हैं लास्ट पेपर में, उन्होंने इस पर सॉल्व कर दिए और इसको 7 स्टेपल करने के साथ फरमाइश डाल दी। तो ये काम वहाँ पे का एटलीस्ट आप लोगों ने नहीं करना। इट शुड बी अटेम्प्टेड कहाँ पे? ऑन द
आंसर स्क्रिप्ट ज़रा देखिएगा, आई कैप ने स्पेसिफिकली अब कहना शुरू कर दिया है, मस्ट बी आंसर्ड इन आंसर स्क्रिप्ट, अदरवाइज़ ये लाइन कहने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों की गलतियों को देखते हुए उन्होंने ये लाइन इंस्ट्रक्शंस में डाल दी है। तो अटेम्प्ट ऑल 10 क्वेश्चंस शुड बी इन ब्लैक पेन और MCQ शुड बी आंसर्ड इन आंसर स्क्रिप्ट ओनली। सर रट्टे वाले सवाल तो हम लोगों ने देख लिए, 34 नंबर सीधे सीधे थे, कितने मार्क्स ले सकते हैं इन 34 में से? मैक्सिमम कितने? 30 और कितने? 30 25 डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी है। 20 इतनी पूर क्रैमिंग है आपकी, किसने कहा 20? और यहाँ से 30, मतलब ऑन एवरेज यू कैन से 70 to 80% मार्क्स आप यहाँ से गैदर कर सकते हैं। तो 34 का 70% क्या होगा? चलें ऑन एवरेज कर लेते हैं। 34 का 70% क्या होगा? 34 का 70% क्या होगा? 24 कर लेते हैं। तो 24 मार्क्स ये आपने निकाल लिए। कितने रह गए पीछे? 26 रह गए। अब आए चलते हैं सेकंड आवर में। सेकंड आवर में आप लोगों ने क्या करना है? सीम्स लॉजिकल सवाल है, वो सवाल जो कि दिखने में केस स्टडी है मगर असल में क्या है? क्रैमिंग। इनकी एक पहचान होती है, ये 2 नंबर 3 नंबर के लिए होते हैं, 2 3 या हद 4, बहुत ही रेयर होता है जब वो 4 के लिए पूछता है। इस पेपर में भी थे। क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने कर लिया, 4 फिलहाल छोड़ रहे हैं, लेंथी सवाल है, बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये देख लें, सवाल लंबा है मगर नंबर कितने हैं? 3, फिर 3, तो यहाँ पर लिख लें दिस इज ऑल्सो अ सेमी लॉजिकल क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमने ऊपर स्किप कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है? एक सीम्स लॉजिकल सवाल है, 4 नंबर 8 नंबर 4 और 3 नंबर। ये 8 नंबर में क्या पूछ रहा है? अथॉरिटीज। अभी जरा चलें इसी पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें ICAP ने तीनों एरियाज को टेस्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट को भी, पार्टनरशिप को भी और नेगोशिएबल को भी। तीनों टॉपिक्स इसमें डिस्कस हुए हैं। पार्ट ए है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्ट बी है फ्रॉम पार्टनरशिप और पार्ट डी है फ्रॉम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। जरा पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है। पार्ट ए में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है Doves and Company DC is a partnership firm engaged in the selling of various species of pet birds. The firm operations are managed by 2 partners, फैजान और उसामा. Following are the matters जो कि डिस्कस किए गए हैं A, B, C और D के अंदर। पार्ट ए, हारून एक स्पेशलिस्ट बर्ड कीपर है, owns and everywhere he keeps exotic birds. In order to source exotic birds from abroad, फैजान plans to appoint हारून as DC's agent. पार्टनर चाहता है कि हम हारून को क्या रखें? एज एजेंट। चैप्टर कौन सा टेस्ट किया जा रहा है? चैप्टर 10 एजेंसी। अच्छा, उसका काम क्या होगा कि उसने फैसलाबाद से 100 बर्ड्स ख़रीदनी है और पर वीक के हिसाब से, और उसको अपनी कस्टडी में रखना है जब तक वो बिक ना जाए। बताना क्या है? ब्रीफली एक्सप्लेन हारून्स अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। अब अगर मैं ये गायब भी कर दूँ ना, अब अगर मैं इसको गायब कर दूं सिनेरियो को और सिर्फ ये पूछूं कि जी बताएं एजेंट की अथॉरिटी क्या होती है बिजनेस के अंदर, तो क्या होती है? जो एक्सप्रेसली हो, जो इम्प्लाइड हो, जो बिजनेस वाली हो। एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और एमरजेंसी, ये 3 बातें आपने 4 नंबर के लिए मेंशन करनी थी। ऑस्टेंसिबल को भूल गए सारे? 4 है ना, तो 4 नंबर, 4 बातें। ये सवाल क्रैमिंग बेस्ड है या लॉजिकल है? ये भी क्रैमिंग बेस्ड सवाल, ये कोई लॉजिकल सवाल नहीं है। सिर्फ क्या उसने नाम शाम ऐड कर दिए हैं। तो आपने एजेंट की जगह पे वर्ड यूज़ कर दें हारून का, पार्टनर की जगह पे वर्ड यूज़ कर दें
फैज़ान का। गुड्स की जगह पे वर्ड यूज़ कर दें बर्ड्स का, बाकी तो बातें वही। तो इस तरह के सवाल आपको बड़ी अच्छी पोजीशन में ले आते हैं अगर आपने मार्क्स हासिल करने हैं तो। पार्ट बी। इन February 23, Osama attended an exhibition where he met Sarah, a well-known animal enthusiast and social media influencer. Osama requested Sarah to join DC as a partner at a monthly remuneration of ₹1 lakh. सारा ने एग्री कर लिया और ज्वाइन कर ली पार्टनरशिप। रिक्वायरमेंट क्या है? सारा कौन कौन से काम नहीं कर सकती और सारा के कौन से एक्ट कंपनी पे और उस पर बाउंड होंगे पार्टनरशिप पे। ये जो लाइन लिखी हुई है रिस्ट्रिक्शंस, ये कौन सी है? ये कहाँ पे लिखे हुए हैं? ये कहाँ लिखे हुए हैं? आर्बिट्रेशन में एंटर नहीं हो सकती, अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकती, ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, और अकाउंटेबिलिटी कोई लीगल क्लॉज को वापस विड्रॉ नहीं कर सकती। वो जो 8-9 बातों की लिस्ट है वो यहाँ पे उसने आपसे पूछ ली। रट्टे वाला सवाल नहीं, यहाँ लॉजिकल सवाल है। ईमान से बताइएगा। 34 वो थे, इसमें ज़रा 12 ऐड करें। 34 में 12 हैं, 46 स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो आप लोग कहते हैं क्या पास नहीं करता? क्या? एग्जाम प्रेशर, बात करेंगे उसके ऊपर भी। एग्जाम प्रेशर को अगर आपने ख़त्म करना है ना तो 2 काम करने हैं। एक, आपने एग्ज़ाम हॉल में टाइम से पहले पहुंचना, और दूसरा आपने कोशिश करनी है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले एग्ज़ाम लेवल की प्रैक्टिस अपने घर में या किसी कॉलेज में बैठ के 3 घंटे का मॉक लाजमी दें। उससे क्या होगा? उससे आपकी राइटिंग खुलती है। वो जो 3 घंटे का स्लॉट है ना, फिर आपकी जो अब तैयारी होगी ना वो उसी पर्सपेक्टिव से होगी कि आपने फर्स्ट आवर में क्या करना है, सेकंड आवर में क्या करना है और थर्ड आवर में क्या करना है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे फर्स्ट टाइम पेपर देने जाते हैं, सीधा ही ICAP में लैंड करते हैं जाके। इससे पहले ना आपको टेस्ट वगैरह देते हैं, ना कोई मॉक दिया होता है, बहुत ही रेयर। तो जब आप इस तरह के काम करेंगे तो फिर रिज़ल्ट भी आपके सामने है। 31% बच्चे पास हुए हैं, ये बात अच्छी तो है, मगर बुरी बात क्या है? 69% बच्चे फेल हुए, ये बात ख़राब है। और उनमें से बहुत सारे बच्चे वो होंगे जो कि 40s में फ़ेल हो रहे होंगे, ये बात मज़ीद ख़राब है। तो एग्ज़ाम प्रेशर को आप बड़ा आसानी से ओवरकम कर सकते हैं अगर आप एग्ज़ाम में एक तो टाइम से पहले पहुँचें, एटलीस्ट आप आधा घंटा पहले सेंटर के अंदर मौजूद हो। उससे क्या होगा कि आप लास्ट मिनट पैनिक नहीं होंगे, आप सुकून के साथ जाएंगे, अपनी कुर्सी पे जाके बैठेंगे, टेबल को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि जो ICAP की टेबल होती है ना वो भी अल्लाह के वाले होती है, ना चेयर मज़े की होती है ना टेयर मज़े की होती है। तो वहाँ पे आप अगर लेट जाएंगे ना तो आपके आगे वाले भाई ने चेयर पीछे की होगी और पीछे वाले भाई ने चेयर, तो आपके पास बैठने की स्पेस ही नहीं होगी। तो आपने पहले जाना है और आपने ये वाला काम नहीं करना कि उसको तंग कर रहे हो। एक अपने लिए मुनासिब सी स्पेस रख के बैठना है ताकि आप उसको भी फैसिलिटेट करें और आपके पास अपना भी एक सफिशेंट क्वेश्चन मौजूद हो पेपर को अटैम्प्ट करने का। फिर आप जब जल्दी जाएंगे ना तो आप उस एनवायरनमेंट के साथ फेमिलियर हो जाएंगे, आपको पता होगा कि भाई यहाँ पे बैठ कर मैंने पेपर देना, आप अपने अंदर ही एक पुरसकून रहेंगे। कोशिश करनी है कि आपने पेपर को स्टार्ट करने से पहले 1 गिलास पानी का ज़रूर पी लेना है। वो आपका जो ब्लड प्रेशर है और जो शुगर लेवल है ना वो मेंटेन करेगा फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स। इवन आप अपने साथ कोई एक आधी चॉकलेट भी साथ कैरी कर सकते हैं, मगर ये नहीं करना है कि 600 वाला बैग लेके चले जाएं और जाके सब में बांट रहे हों। एक चॉकलेट बहुत है, जो कि होता है कभी कभी ना बच्चे प्रेशर में आकर उनका शुगर लेवल लो हो जाता है तो वो गिरी पड़ते हैं बेचारे, तो उससे भी आपने खुद को अवॉइड करना है। अच्छा जी सर, पार्ट 3, एक सेकंड, पार्ट C। DC सप्लाइड 50 फिंच बर्ड्स टू RP फॉर ₹2 लाख। ओनर ने ये कहा कि भाई तुम मुझसे बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो 2 लाख रुपए का, जो कि ड्यू कब होगा, मैच्योर कब होगा? 31 मार्च 2023 को। ही हैज़ ऑफर टू एंडोर्स द अफोर्डसेड बिल ऑफ एक्सचेंज इन DC's फेवर। 4 नंबर के लिए वो क्या पूछ रहा है आपसे?
एसेंशियल्स पूछ रहा है, किसके? यही गलती कर दी है, खाली बिल ऑफ एक्सचेंज के नहीं पूछ रहा, प्लस एक वैलिड एंडोर्समेंट की बात भी कर रहा। तो 4 नंबर अब यहाँ पे ज्यादती है, नंबर कम है मगर जो बातें पूछ रहा है वो ज़्यादा है। तो ये एसेंशियल्स खाली बिल ऑफ एक्सचेंज की नहीं है, अलॉन्ग विद वैलिड एंडोर्समेंट कि वो कब हमने वैलिड काउंट करनी है। तो 4 नंबर के लिए मेरा नहीं ख्याल कि अब ये आपको मुश्किल लगेगा। अब अगेन मैं अगर ये चीज़ गायब कर दूं और सिर्फ ये पूछूं कि जी बता दें डिस्कस द एसेंशियल्स विच मस्ट बी इंश्योर्ड फॉर अ वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज, तो सवाल अभी भी वही है। तो पेपर को देख के ना घबराना नहीं है। सवाल जब बच्चों ने ये भी देखा होगा ना, बच्चों ने कहा कि यार 4 पार्ट्स हैं, लंबा सवाल लग रहा है, फिर पार्टनरशिप भी पूछ ली है, उसी में नेगोशिएबल भी पूछ लिया है, पता नहीं क्या होने वाला। सुकून से पढ़ेंगे तो आप हर सवाल में से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। 3 नंबर के लिए डिस्कस द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय अ पर्सन टू बिकम अ होल्डर इन। अब मज़े की बात यह है कि सिर्फ इतना सवाल ही है, ऊपर की बात ना भी पढ़ूँ तो मुझे मसला नहीं है। क्या पूछ क्या रहा है? होल्डर इन ड्यू कोर्स कब होगा, कैसे होगा? 3 नंबर के लिए बता देंगे कब होता है वैसे ये होल्डर इन ड्यू कोर्स? सर लुई विटॉन, सर लुई विटॉन होल्डर इन ड्यू कोर्स कब होगा? लुई विटॉन जो है वो डंडे का निकला है। सर होल्डर इन ड्यू कोर्स कब होगा? और 3 बातें हैं, 3 नंबर है। बिफोर मैच्योरिटी मिलाओ, और एक वो वैलिड होल्डर हो, गुड फेथ, कंप्लीट हो, वो सारी बातें आपने उठाकर 3 नंबर के लिए यहाँ पे मेंशन कर देंगे। वो फिर आपको मसला आएगा, क्योंकि उसने सिनेरियो दिया ही क्यों है कि आप उसको रेफ़र करें, अदरवाइज तो उसको देने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो उसको आपने ट्रीट वैसे ही करना है कि ये एक लॉजिकल सवाल है, मगर लिखना क्या है? रट्टा। लिखना क्या रटा? ज़रा अगर हम गौर करें ना तो आपसे इस सवाल में किसी भी तरह की कोई कमेंट्री नहीं मांग रहा। एक्सप्लेन कर दें, डिस्क्राइब कर दें, ये बता दें, वो बता दें, इसमें किसी भी तरह की एनालिसिस डिमांड नहीं की जा रही है, सिर्फ एक सिनेरियो दे के आपसे रट्टा पूछा जा रहा। ये सवाल क्लियर है? अब 34 जमा 4 कितने हो गए? जमा 8 जमा 4 जमा 3 53। 53 का 70% क्या होगा? मेरिट आएगा जब आप जाएंगे यहाँ से, मैं मेरिट दिलवा के भेजूंगा आपको। 53 का 70% क्या होगा भाई? बताएं ज़रा। 53 का हाँ 38 आप हासिल कर चुके हैं विदाउट अटेम्प्टिंग अ सिंगल MCQ। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, पेपर आसान होता है, आप लोग अपने पैनिक से उसको मुश्किल बना देते हैं। पेपर मैनेजेबल होता है, बस आपकी तैयारी बैक एंड की अच्छी होनी चाहिए, चीज़ें सारी डुएबल होती हैं। ये पेपर देख लें, ऑटम बाइस का देख लें, 21 का देख लें, जो मर्ज़ी पेपर, कोई भी पेपर आप निकाल कर देख लें, आपकी माइंड की अगर ये प्रैक्टिस है कि वो फ्रीक्वेंट जंप कर सकता है एक टॉपिक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से वापस पहले में, तो आप हर पेपर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ये सवाल ज़रा हैबत ना आ गया, इसको सबसे आखिरी में देखेंगे। सर 3 और 3 6। ज़रा सवाल पढ़ें पहले आप लोग, इस सवाल क्या कहना चाह रहा है आपसे, उसको फिर बात करते हैं। इस सवाल में कुछ मज़े की बातें लिखी हुई हैं। जी सुकून के साथ सवाल पढ़िएगा, फिर आपसे पूछते हैं। सुमान
एग्जामिनर कुछ आपसे पूछना चाह रहा है, देखें ज़रा क्या पूछना चाह रहा है वो आपसे। हाँ जी, पढ़े? अब हम पढ़ें। आपके पास कोई पेंसिल तो होगी ना, लेड पेंसिल, पेंसिल जो भी है, ज़रा आपने मार्क करना है। सवाल देखते हैं। करीम एक 90 साल का बूढ़ा फार्मर जो कि एक रिमोट विलेज में रहता है, रिमोट कहते हैं दूर दराज। उसका एक बेटा है, क्या नाम है? वाजिद, जो कि कहाँ पे है? ज़्यादती नहीं, बाप को अकेला छोड़ के बेटा जो है वो अब्रॉड निकल गया। तो उसने क्या किया, उसने जैन को अपॉइंट कर लिया कि जाओ और जाके मेरे बूढ़े बाप की तीमारदारी करो, उसका ख्याल करो। जैन की ड्यूटियों में शामिल किया गया था कि वो करीम के हाउस होल्ड अफेयर्स को मैनेज करे और उसके फार्म्स की निगहदाश्त करे, ऑपरेशंस को देखे। जैन एडवाइज्ड करीम, जैन कौन है? जिसको अपॉइंट किया गया, और करीम कौन है? वो बूढ़ा। To sell a portion of his barren land in the outskirts Karim's farm as it is losing its value with the passage of time. उसने उस बूढ़े शख्स से कहा कि यार देखो, आपका एक लैंड है जो कि बहुत ही ख़राब हालत में है भी दूर, एक काम करो ये मुझे बेच दो, ये अपनी वैल्यू लूज कर रहा है विद टाइम। करीम सोल्ड द लैंड फॉर रुपीज़ 5 लाख। अगली कहानी, ऑन 28 Feb वाजिद वापस आया और उसको पता चला कि ये लैंड जो कि 5 मिलियन की मार्केट वैल्यू रखता है, ये बिक चुका है किसको? जैन को। कितने का? 5 लाख का। और अब उसकी वैल्यू कितनी है? 50 लाख। टू सपोर्ट हिज फादर, अपने फादर को सपोर्ट करने के लिए वाजिद एग्री टू पे द प्रोफेशनल फीस ऑफ लॉयर एंड ऑल द खर्चा। बताइए क्या करीम ये सूट फाइल कर सकता है जैन के खिलाफ? पहला सवाल है हाँ या ना, कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। अगला सवाल, क्यों? मेरे पास अभी से 3 जवाब आ गए। कोई फ्रॉड कह रहा है, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन कह रहा है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस कह रहा है। चलें देख लेते हैं। क्या यहाँ पे आपको कोई ऐसी पार्टी मिल रही है जो कि डोमिनेट कर रही हो? कौन है? जैन। इसका मतलब है कि एक 90 ईयर ओल्ड शख्स में इतनी कैपेसिटी तो होगी नहीं कि वो अपने फ़ैसले खुद प्रॉपरली ले सके। तो उसने उसको धोखा दे के या उसके साथ उसको बातों में लगा के वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर ली। कितने की? 5 लाख की। क्लियर केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या इन दोनों के दरमियान कोई फिड्यूशरी रिश्ता है? तो फिर अनड्यू किस तरह होगा? फिड्यूशरी होता है तो अनड्यू होता है ना। वो लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स याद है आपको? मिस, ये सवाल कैसा हुआ था एग्जाम में? ये कर लिया था। अच्छा, तो क्या हम लोग केस कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो मुझे बताइए एग्रीव्ड पार्टी कौन सी होगी? बाबा जी, करीम जो है वो एग्रीव्ड पार्टी है। डन हो गया। 3 नंबर के लिए पहले आपने बता दिया व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसके बाद आपने उठाया सिनेरियो और उसको लिंक कर दिया, और एंड के ऊपर आपने बता दिया यस करीम जो है वो सूट फाइल कर सकता है बिकॉज इट इज़ अ क्लियर केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो 3 नंबर के लिए आपने 3 हेडिंग्स खोल दी और तीनों में रेलिवेंट बात लिख दी। पहले बता दिया प्रोविजन क्या है, फिर सिनेरियो को उठाया उसको लिंक कर दिया, और एंड के ऊपर आपने अपनी कमेंट्री पास कर दी, अपना ओपिनियन उसको दे दिया। पार्ट बी, assume that in A above Kareem gets the land back along with the damages equal to the expenses incurred in respect of the suit filed। करीम जो कि अबू जी हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया है वाजिद को कि वो लैंड अब उसके नाम ट्रांसफ़र कर देंगे और उसको ख़र्चा भी सारा का सारा रीइंबर्स कर देंगे जो कि अदालत में उसका हुआ है। बताएं ऊपर वाली बात की वैलिडिटी है या नहीं है? ऊपर वाली जो 2 बातें हैं, पहली बात है ये एक बात है या ये 2 बातें हैं? ये 2 बातें हैं। लैंड उसके नाम करना और जो खर्चे हुए हैं वो वापस जाना। तो ये 2 बातें वैलिड हैं या नहीं है? अभी नहीं है, मगर कब होंगी वैलिड?
अच्छा रुक जाए, यहीं पे आप लोगों ने गलती कर दी। ये दो बातें हैं, ओ भाई रुको, दो बातें हैं, इसको दो अलग अलग ट्रीट करके दो अलग अलग हेडिंग्स खोल के अलग अलग बताना, ये एक क्वेश्चन नहीं है। पहली बात क्या कर रहा है कि वो लैंड वापस कर देगा। अच्छा लैंड दे दिया, एक पार्टी को लैंड चला गया, इन रिटर्न बाबा जी को कुछ मिला? 5 लाख नहीं, कहाँ मिले? कौन सा 5 लाख है भाई? कुछ मिला? ठीक है, बात हुई। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ सॉरी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन तो क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सेप्शन थी क्या? नेचुरल लव एंड अफेक्शन, वो भी पार्टीज नियर रिलेशन में हो, रिटर्न में हो और रजिस्टर हुआ हो। तो सर अभी हमने यहाँ तक सॉल्व किया, अब अगली बात करते हैं रीइंबर्समेंट ऑफ द एक्सपेंसेस। इसका वादा किया जा रहा है, प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, उसकी भी कुछ शर्तें थी। वो क्या थी? वो भी रिटर्न फॉर्म में हो और तो सर 3 नंबर के लिए दो बातें दोनों अलग अलग आपने बताई। मिस आपने सेपरेट बताई थी एग्जाम में? मिस ये दो बातें आपने अलग लिखी थी या इकट्ठी लिख कर आई थी? अलग लिखा था। ठीक है, बात क्या है कि दो हम इसको अलग अलग ट्रीट करेंगे। 3 नंबर पक्के? सर इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा और इसका जो पार्ट को एलैबोरेट करके हम ये कहते हैं कि उसकी एज तो अभी भी 90% है ना, दोबारा से आप अंडर वाला एक पॉइंट ला सकते हैं? नहीं नहीं, वो खुद प्रॉमिस कर रहा है। देखिए ना, एक बेटा आया, उसने केस जितवा दिया, उसने तो कहीं पे भी डिमांड नहीं किया, बाप ने अपनी खुशी से ट्रांसफ़र कर दिया। अदरवाइज सवाल आपको बताता कि बेटे ने आके क्वेश्चन किए या बेटे ने आके अनड्यू इन्फ्लुएंस अपना खुद का इख्तियार किया, सवाल खामोश है, तो आपने इतनी रिमोट थिंकिंग को लेके नहीं आना। तो सर ये 3 और 3 6 मुश्किल हैं? हाँ जी मुश्किल है। कुछ हौसला आ रहा है? कुछ हौसला आ रहा है पेपर के लिए? अच्छा जी, अभी ये पास करवा के छोड़ूंगा आपको मैं। एक वो सवाल जो कि आई के आपने कोई करोड़ दफ़ा पूछ लिया है, 3 और 2 5 नंबर के लिए, याद है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को तोड़ना नहीं है, ऑब्जेक्ट को तोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर एक पार्टी रिलीज़ कर दे तो बाकी पार्टीज़ को रिलीज़, ये वो सवाल था जो कि आई के आपने बहुत दफ़ा अपने पास्ट पेपर्स के अंदर पूछा है और पूछ के थक चुका है। यहाँ पे भी वही सवाल है। जरा सवाल पढ़ें। साइका, आलिया और फैज़ान। साइका, आलिया और फैज़ान। मुझे पढ़ के बताइएगा जॉइंट प्रोमिसर्स कौन है और जॉइंट प्रोमिसी कौन है? जॉइंट प्रोमिसर्स कौन है? साइका और आलिया। प्रोमिसी कौन है? फैज़ान। तो फैज़ान तो है ही एक, इसको तो हम तोड़ नहीं सकते। अच्छा, अब हो क्या रहा है? ऑन द ड्यू डेट साइका अप्रोच्ड और उसने अपना 1.5 लाख रुपया वापस कर दिया, मेंशनिंग कि उसका शेयर है और बाकी अमाउंट जाके किससे ले लो? आलिया से ले लो। और अगर आलिया डिफ़ॉल्ट कर जाए तो क्या साइका से पूरी अमाउंट ली जा सकती है और बाद में वो से रिम्बर्स कर लेगी? और अगर वो आलिया को रिलीज़ कर दे फिर क्या होगा? फिर साइका देगी। क्या आलिया को रिलीज़ करने से साइका भी रिलीज़ होगी? तो क्या साइका के लिए आलिया रिलीज़ हो गई है? नहीं, तो वो उससे रिम्बर्स कर सकती है। 3 और 2 मुश्किल था, मुश्किल था। ये सवाल आई कैप ने बहुत दफ़ा टेस्ट किया, रिपीट हुआ। खुद बताइए, एटलीस्ट 55 से 60 नंबर ऐसे हैं जो कि आसान हैं, सिनेरियोज के होगे भी आसान है। तो पेपर हमेशा मैनेजेबल होता है, पेपर हमेशा मैनेजेबल होता है। अब आप जब जाएंगे आई कैप में एग्ज़ाम देने के लिए तो उस पेपर में भी बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो कि आपसे आई कैप ने ऑलरेडी पूछी हैं। और कहाँ पे पूछी होंगी?
पास पेपर्स में। सर ये भी सवाल पास पेपर्स का था। इससे पहले जो हमने सवाल देखा है वो करीम वाला, उस तरह का भी एक सवाल मौजूद है पास पेपर में। तो मतलब अगर आप कम तैयारी के साथ जाएंगे तो आप खुद के साथ क्या कर रहे होंगे, ज़्यादती कर रहे होंगे। सर ये पेज हो गया, ये 2 सवाल हो गए, ठीक है। ऊपर आते हैं तो हमने साइकोलॉजी को भी देख लिया। अब हमारे पास रह गए 2 सवाल, 7 और 4। 4 करने पहले या 7 करने पहले? 7 पहले करते हैं। 7 पहले करते हैं। 7 का पार्ट ए पढ़ें। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, सुकून के साथ 7 का पार्ट ए तसल्ली के साथ पढ़ें। पार्ट ए पढ़ा गया अभी तक या नहीं पढ़ा गया? चलें, क्या मैं इस सवाल में ये कह सकता हूँ कि ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? क्यों कह सकता हूँ? मुझे यकीन मानिए कुछ समझ नहीं आया। वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? सुहेल खान की हाज़िरी के ऊपर। अगर सुहेल खान आ गया तो वो ख़त्म, और अगर वो ना आया तो वो अपनी पेंडिंग्स को लेके जा सकता है। अब पढ़ते हैं। आफ्टर PCAT, Kamran Shah opened an art gallery. Kamran Shah opened an art gallery in Karachi to showcase his paintings. However, the gallery did not generate much public interest despite his extensive efforts. नया बंदा था तो लोग उसको ज़रा उस निगाह से नहीं देख रहे थे, हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा था। तो कामरान ने अपना ये इशू डिस्कस किया अपने प्रोफेसर के साथ, जो कि ओनर भी था किसका? PCAT का। क्या नाम है? आदिल अदीब। बड़ा नाम निकाला है हमने। emphasizing on his aspirations to achieve recognition for his paintings. Kamran requested Adil to display his paintings in the PCAT's upcoming annual exhibition scheduled for 31 मार्च। यहाँ तक कोई मसला? यहाँ तक हमें एक चीज़ मिल गई है, क्या? कि उसकी अपनी एक आर्ट गैलरी भी कराची में मौजूद है। उसकी एक अपनी आर्ट गैलरी कराची में क्या है? मौजूद है। ये बात अपने माइंड में रखिएगा। आदिल इन्फॉर्म्ड कामरान दैट ही हैज़ ऑलरेडी इनवाइटेड वेरियस आर्टिस्ट फॉर डिस्प्लेइंग देयर वर्क इन द एग्जीबिशन। However, one of the senior artists, namely Suhail Khan, has still not responded. एक बंदा है जिसने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया। आदिल proposed to Kamran that if Suhail refuses to participate, अगर वो नहीं आता एग्जीबिशन में तो फिर तुम अपनी पेंटिंग्स को ला के डिस्प्ले कर सकते हो। और ये कुछ टर्म्स तय करनी है, 1, 2, 3 और 4। कामरान विल पे ₹50,000 टू PCAT फॉर एवरी पेंटिंग सोल्ड। सब्सिक्वेंट टू द एग्जीबिशन कामरान अपनी पेंटिंग्स कराची में नहीं बेचेगा। अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो आदिल ने जो भी बात कर दी है वो फाइनल मानी जाएगी और कोई चैलेंज नहीं होगा। और कामरान को 15 दिन पहले तमाम डिटेल्स डिपॉजिट करवानी है एग्जीबिशन में। कामरान एग्रीड टू द अबव टर्म्स एंड साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 5 मार्च। आदिल डिड नॉट रिसीव एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम सुहेल टिल दैट डे। बताइए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है या नहीं है? 6 नंबर है आपके पास। पहला सवाल अगेन, क्या ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? कैसे पता चला? कि हम डिपेंड कर रहे हैं सुहेल खान के आने या ना आने पे। ये बात है, मैं समझ लग गई। 6 नंबर है। 6 नंबर में से एक बात तो है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, दैट इज कंटिंजेंसी वाला पॉइंट। तो 2 नंबर उसके हो गए। पीछे रह गए 4 नंबर। 1, 2, 3, 4। पूछ क्या रहा है? एनफोर्सेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट कितना इन्फोर्सेबल है, कितना इन्फोर्सेबल नहीं है। अब पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। कामरान विल पे ₹50,000 टू PCAT फॉर एवरी पेंटिंग सोल्ड। क्या ये एक लॉफुल ऑब्लिगेशन है?
कि जो भी बिकेगा उसके अगेंस्ट तुम हमें 50,000 रुपये दोगे, चाहे तुम लाख की बेचो, चाहे 2 लाख की बेचो, चाहे 6 लाख की बेचो, चाहे 40 की बेचो, तुम जितने की मर्जी बेचो, तुमने हमें क्या देना है, फिक्स अमाउंट ऑफ 50,000. तो दैट इज एनफोर्सेबल, दैट इज वैलिड. Subsequent to the exhibition, Kamran will not sell any of his paintings in Karachi. Agreement and restraint of trade. तो ये वैलिड नहीं होता. क्या इसने अपनी गुडविल बेच दी है? इसने अपनी गुडविल नहीं बेची है, मगर क्या उसने साइन कर दिया? क्या कॉन्ट्रैक्ट में साइन हो गए हैं? तो साइन बेशक हो गए हैं, मगर ये क्लॉज वैलिड मानी नहीं जाएगी. इस एक्सटेंट तक वो क्या होगी? स्टिल वॉइड. अच्छा, in case of any dispute, the decision taken by others shall be final, which cannot be challenged by Kamran in any manner. Agreement in restraint of legal proceedings. तो वो भी क्या होता है? अच्छा, मजे की बात ये है कि क्या उसने कोर्ट का नाम लिया? उसने क्या कहा? in any manner. तो वो इनडायरेक्टली आर्बिट्रेशन को भी बीच में घसीट गया कि वहाँ पे भी आप नहीं जा सकते. तो अगेन साइन उसने कर दिए, मगर ये क्लॉज वैलिड मानी नहीं जाएगी. कामरान मस्ट सबमिट द डिटेल्स ऑफ हिज पेंटिंग्स 15 डेज बिफोर द एग्जीबिशन, जो कि कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है तमाम पार्टिसिपेंट्स के ऊपर. ठीक है, आपने एग्जीबिशन से 15 दिन पहले तमाम अपने कवाइफ जमा करवाने हैं. साउंड्स गुड, साउंड्स फेयर, साउंड्स लॉजिकल. तो पहली बात और आखिरी बात तो सही है, मगर बीच की दो बातें क्या हैं? इनमें मसला है, ये वॉइड है. अच्छा, कैसे पता चलेगा, मेरा आपसे एक सवाल है, कैसे पता चलेगा कि वाकई में कामरान उस एग्जीबिशन में जा सकता है? सोहेल खान ना आए, ये तो हो गया एक एक्सप्रेस. क्या कोई इम्प्लाइड मीनिंग भी है? 15 डेज के दौरान वो अपने कवाइफ जमा अगर नहीं कराता, जो कि कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है तमाम पार्टिसिपेंट्स के ऊपर, इसका मतलब क्या है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो कामरान की एंट्री खुल गई है. एग्ज़ाम में ये सवाल किसका कैसा हुआ था? हाँ जी, क्या आगे नहीं हुआ था? मिस पार्ट भी नहीं हुआ था. और एक और भाई भी थे, वो कौन थे? आप में से एक और भी थे जिन्होंने ये पेपर अटेम्प्ट किया था. हाँ जी, तो इसमें मैंने कंटिजेंट भी नहीं समझ आई थी, और ये जो एंड पे आपने बताया कि इम्प्लाइड है कि उसने नहीं आना करना है, क्योंकि वो क्या कह रहा है? बाय ऑल द पार्टिसिपेंट्स. तो ये सवाल मतलब किस टाइम में किया होगा आपने? लास्ट में किया था. ये बड़ा अच्छा किया कि आपने इस तरह का सवाल कहाँ पे रखा? लास्ट में रखा. और आपने करना भी यही है, इस तरह के सवाल आपने कहाँ पे करने हैं? बिल्कुल आखिरी घंटे में करने हैं. ये सवाल अगर आप पहले खोल के बैठ गए, टाइम भी जाएगा, कर भी नहीं पाएंगे, परेशान भी होंगे, और जो आता होगा वो भी दिमाग से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला जाएगा. पार्ट भी देख लेते हैं. सर, जैसे ये जो सेकंड बुलेट है, इसमें वो ये था कि वो एक स्पेसिफिक ये जो एरिया उसमें वो लगा सकते हैं रेस्ट्रिक्शन. क्या आप यहाँ पे नहीं काम कर सकते? वो उस वक्त लगाता जब आपने गुडविल बेची हो, अदरवाइज़ हम किसी को कारोबार करने से रोक ही नहीं सकते. और यहाँ पे वो अपनी गुडविल नहीं बेच रहा. बात समझ आई? ये जो कामरान मस्ट सबमिट द डिटेल्स ऑफ हिज पेंटिंग, ये जो फोर्थ पॉइंट है, इसके अगेंस्ट कोई लॉ तो नहीं लिखा? नहीं, ये वैलिड है. ये सब पे है ना कि हर बंदे ने 15 डेज पहले अपने कवाइफ जमा कराने हैं. इसके रेलेवेंट कोई लॉ तो नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं. सर, पार्ट बी 5 मार्क्स के लिए कुछ 4-5 लाइनें. अज्यूम करें इन पार्ट ए, कामरान subsequently comes to know before the date of exhibition that his paintings would be displayed in the exhibition without any mentioning of the credentials, despite the fact कि पहले जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था तो आदिल का और उसमें एक वर्बल एग्रीमेंट ये हुआ था कि हम तुम्हारी पेंटिंग्स के नीचे लिखेंगे एमर्जिंग आर्टिस्ट, और तुम्हारे क्रेडेंशियल्स को प्रोमिनेंट करके दिखा रहे होंगे. मगर बाद में क्या पता चला कि नाम शाम कोई भी नीचे मेंशन नहीं होना. बताइए पॉसिबल इफ़ेक्ट्स क्या हैं सब्सिक्वेंटली जो कि कामरान को ये बात पता चली, और ये इन्फोर्सेबिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट करेगी?
चैप्टर वाइज चलते हैं। क्या ये सवाल चैप्टर नंबर 2 का है? 2 का नहीं है, 10 का है, 9 का है, 8 का है, 7 का है, 6 का है, 5 का है, 4 का या 3 का? किसका है? बताएं बताएं किसका है? बी लॉ का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शख्स कह रहा है कि भाई इस तरह से होगा, सब्सिक्वेंटली पता चलता है कि वैसे नहीं होना। क्या रिटर्न फॉर्म में उसने कहा था कि ऐसे होगा? किसने कहा एम्प्टी प्रॉमिस? ये एम्प्टी प्रॉमिस है, ये फ्रॉड है। मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ और मुझे पता है कि वो बात मैंने पूरी नहीं करनी है, बट स्टिल मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है? ये एम्प्टी प्रॉमिस है। ये चैप्टर 4 का फ्रॉड है। तो इससे क्या होगा? इससे जनाब क्या होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइडेबल, और अब वो चाहे तो वैलिड कर ले, चाहे तो वॉइड कर ले। अच्छा, कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे वो वॉइडेबल नहीं बनेगा? ऑर्डिनरी डिलीजेंस। तो ये सारी बातें 5 नंबर के लिए आपने लिख ली थी। बात समझ आई? गल समझ आ गई जे? अब पक्की गल है। अच्छा, अब बताइए, सवाल देखने में था लेंथी, सवाल देखने में काफ़ी बड़ा है, लाइनें ज़्यादा हैं, पॉइंट्स भी आ रहे हैं, मगर जब इसको तसल्ली के साथ देखा, लाइन बाय लाइन उसको ब्रेक कर लिया, तोड़ लिया, कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में हैं, तो ये 11 में से क्या आप लोग 6-7 भी नहीं निकाल सकते यार? 6 निकाल सकते हैं, कोई 5-1 निकाल सकते हैं, कोई है क्या? 11 तो मुझे पता है आप लोग कभी भी नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट 7-8 नंबर तक अगर एक बहुत ही अच्छा बच्चा हो तो वो जा सकता है। और कीपिंग इन माइंड कि ये सवाल आपने शुरू में नहीं करना, ये आपका आखिरी घंटे का सवाल है, और इससे पहले आपने कम से कम 50 नंबर हासिल कर लेने हैं। आखिरी सवाल रहेगा, उसके बाद एमसीक्यूज करते हैं। सवाल नंबर, गिविंग यू टाइम। अच्छा, आप में से कोई FR1 पढ़ा? सारे पढ़े होंगे ऑलमोस्ट। IFRS 15 FR1 में FR2 में? आजकल 2 में है, बस ठीक, क्योंकि अक्सर बच्चों को लगा कि शायद सवाल ये IFRS 15 का है, 15 रेवेन्यू। चले खैर, ये सवाल पढ़े, ये सवाल पढ़े। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि शायद आए कि आपने न्यूमेरिकल उठा के यहाँ पे डाल दिया। सिर्फ इस टेबल को देखते हुए उनकी जो है वो परेशानी सामने आ गई थी। आपको ये सवाल में कैसा हुआ था? किया ही नहीं था, वो तो सबका किया है। 2% बच्चे सिर्फ सवाल में पास हुए हैं। आप भी उन 2 में से तो बाहर ही होंगी ना आप? अच्छा, यानी कि याद ही नहीं है। हाँ जी, यहाँ पे क्या हालात थे? याद नहीं, मतलब क्या? चलें पढ़े ज़रा। स्पैरो और, अच्छा नाम बड़े प्यारे हैं, स्पैरो और पैरट, और अंदर कहानी उतनी गोल गोल है। ये मेरा ठीक क्यों? ये सही आप वो 2% में आते हो, शायद। तो फिर फेल क्यों है? तो फिर सवाल गलत कौन सा हुआ? ये जो आपने पिछला वाला? हाँ, और ना, और वो 3 चैप्टर है ना लास्ट में, हाँ हाँ, उनका वो नहीं।
मतलब जहाँ से मार्क्स निकालने थे ज़्यादती करेगा ना खुद के साथ, वो 12 नंबर थे। तो 12 में से यार मतलब 7-8 तो आप निकाल सकते थे एक अच्छी क्रैमिंग के साथ। तो कुछ सीखें, हमें लोगों से सीखना चाहिए। हाँ जी, शुरू करें। आपने पढ़ लिया या अभी पढ़ रहे हैं? इसको अभी डाइजेस्ट कर रहे हैं, अभी डाइजेशन चल रही है। Digestion is still on the way, in the way. उनतीस, 21, 11, 10, 25, 75, हाँ जी, कहाँ फंस गए सारे? चलो साथ से पढ़ते हैं, बल्कि काम करते हैं। ये सवाल है 10 नंबर का और MCQs हैं 15 मार्क्स के। कितने हो गए? कितना हमने अटैम्प्ट कर लिया? उसका 70% क्या होता है? पास हो गए बस, ठीक है, कहानी ख़त्म। ठीक है ना, कहानी ख़त्म हो गई, पास हो गए। मगर कब? जब आपने वाकई में हर सवाल को उसके मेरिट पे सॉल्व किया। तो कभी भी किसी भी सवाल में 100% की तरफ जब आप जाने की कोशिश करेंगे तब आप जाके उसके 70-80 पर लैंड करेंगे। तो हमेशा हर सवाल को आपने अपना बेस्ट देकर आना है। हाँ, जो सवाल ऐसे हों, टेढ़े हों, ना आते हों, कोई बात नहीं, एटलीस्ट 70% ऑफ योर पेपर उतना अच्छा होना चाहिए कि वो आपको पास करवा रहा हो। हर पेपर में आपको एक ना एक गंदा सवाल मिलता है और ये उनमें से एक शामिल है। मज़े की बात है कि ICAT मुस्तान का सवाल कभी पहले पूछा भी नहीं, तो ये भी एक बच्चों के लिए मुसीबत बना था वहाँ पे। हाँ जी, सवाल नंबर 4, 2% रिजल्ट था। सर, ऑन यकम दिसंबर, आप यहाँ से पढ़ ले, मैं वहाँ से पढ़ लेता हूँ। ऑन यकम दिसंबर, स्पैरो ट्रेडर्स डिसाइडेड टू इंस्टॉल अ सोलर एनर्जी सिस्टम एट इट्स फैक्ट्री टू रिड्यूस द ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक अच्छी बात है, एक कंपनी चाहती है कि वो लगवाए सोलर पैनल और अपने खर्चे बचाए। यहाँ तक कोई मसला? ठीक। ऑन 4 दिसंबर, ST एंटेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद PE फॉर द एक्विजिशन ऑफ एन इम्पोर्टेड सोलर सिस्टम। कोई मसला? उन्होंने रब्ता किया किसके साथ? PE के साथ, जो कि कौन है? इम्पोर्टर्स हैं, और उनसे कहा कि मुझे एक सिस्टम अरेंज करवा दें, मंगवा दें। ठीक है, एक लॉफुल ऑब्जेक्ट है, अगेंस्ट कंसिडरेशन है कितनी? 12 मिलियन की। तो यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, सब ओके है। इसका मतलब है कि सवाल जितना मर्जी लंबा क्यों ना हो, इस पार्ट में मुझे मुड़ के दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। अभी कहाँ पूरा हुआ? 20 मिनट हुए, अभी नहीं हुए। अच्छा, उसके बाद पेमेंट डिटेल्स, मुझे पता था फोकस आउट हो जाना है। पेमेंट डिटेल्स क्या है? पेमेंट 3 माइलस्टोन्स पे डिवाइड है, डिलीवरी, कमीशनिंग और स्मूथ रनिंग। यानी कि ये जो 12 मिलियन है, ये एक गो में पे नहीं होगा, इसको तोड़ तोड़ के पे किया जाएगा। 50% कब? जब डिलीवरी हो जाएगी। 20% कब? जब वो कमीशन हो जाएगा, लग जाएगा। और 30% कब? जब वो स्मूथ रन भी हो रहा होगा। क्या यहाँ तो कोई मसला है? नहीं। अंडर द एग्रीमेंट, PE एग्री टू पे 5,000 पर डे ऑन द फेलियर टू मीट एनी ऑफ द प्रोजेक्ट माइलस्टोन। PE कौन है? इम्पोर्टर्स। उन्होंने कहा कि अगर हमने किसी भी माइलस्टोन को मीट ना किया उसकी ड्यू डेट पे, तो हम आपको 5,000 रुपया देंगे पर डे एज आ पेनल्टी। यानी कि इस पैराग्राफ में चैप्टर नंबर 9 की तरफ हमें लेके जाया जा रहा है कि पेनल्टी क्या क्या होगी। ये नहीं कह रहा कि ब्रीच हो गई है,
ये बता रहा है कि पेनल्टियाँ क्या क्या इम्पोज की जा रही है इन द कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली जज्बाती हो के ST जिन्होंने मंगवाया है उन्होंने कहा कि सर आप टेंशन ना लें, अगर हमने इन ड्यू डेट पे आपको पैसे ना पे किए तो हम आपको पर मंथ 1% ऑफ द अमाउंट एज अ पेनल्टी देंगे। तो ठीक है, यहाँ पर आपने लिख लिया ये बातें पेनल्टी वाली डिस्कस हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक लंबे सवाल को तोड़ रहे हैं कि इसमें से कोई सी ऐसी बात जो कि हमें मुश्किल लगी, कोई भी नहीं थी, साइड पे हो गया। ये बातें ठीक है, यहाँ पे क्या तय हो रही है, पेनल्टियाँ। अब आगे चलते हैं, 2 पैराग्राफ हमारे पास और रह गए हैं। ऑन द ड्यू डेट of the agreement there was no tax levied on the import of solar panel. However, effective from 10 दिसंबर गवर्नमेंट ने 16% की कस्टम ड्यूटी लगा दी किसके ऊपर, सोलर पैनल्स की इंपोर्ट के ऊपर। अब बच्चों ने कहा ये सवाल टैक्स का बन गया, तो बच्चों ने क्या किया होगा, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, पता नहीं क्या क्या निकालते रहे बैठ के। और आई कैब लिटरली जाके कभी पढ़िएगा, वो रोया है कि बच्चों ने वो बातें लिख दी हैं जो कि हमारे लॉ में है ही नहीं, वो लिख के आ गए हैं, मगर जो पूछा था वो नहीं लिखा। अच्छा, जैसे ही कंसाइनमेंट पहुंची, सुने, जैसे ही कंसाइनमेंट पहुंचती है उन्होंने एडिशनल 1.5 मिलियन रिक्वायर कर लिया किस चीज़ का, जो कि इंपोर्ट ड्यूटी इम्पोज हुई है। पहले वो शामिल नहीं थी, बड़ा वो शामिल हो गई है, तो उन्होंने कहा कि सर वो 1.5 मिलियन मुझे पे आउट कर दें। उसके बाद सवाल ये है कि डिस्कस करें रिलेटिव पोजीशंस ऑफ ST एंड PE। खाली ST की बात नहीं हो रही है, आपने दोनों की रिलेटिव अलग अलग पोजीशन बतानी है अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस। यानी कि भी कहानी ख़त्म नहीं हुई, ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है, इसमें भी दोनों की और इसमें भी दोनों की, प्लस ऑल्सो आइडेंटिफाई द रेमेडीज इफ एनी अवेलेबल टू बोथ ST और, तो यहाँ पे भी रेमेडियाँ और यहाँ पे भी रेमेडीज बतानी है। तो हर पार्ट को आपने उसके मेरिट पे सॉल्व करना है। यहाँ भी 4 बातें और यहाँ पे भी 4 बातें बतानी है, 2 पोजीशंस और 2 पेनल्टीज और रेमेडीज। 6 और 4 10। यहाँ पे हर बात होगी फॉर 1.5 मार्क्स और यहाँ पे होगी हर बात फॉर 1 मार्क। सवाल समझ आ गया फिलहाल? ओके। ऑन 27 दिसंबर ST रिफ्यूज टू पे द कस्टम ड्यूटी। ST कौन था? बायर। उन्होंने कहा कि हमें कस्टम ड्यूटी आपको पे नहीं करनी है, एंड बेड PE फ्रॉम एक्सेसिंग द कमीशनिंग साइट ड्यू टू द प्राइस डिस्प्यूट। ये बेड का मतलब क्या होता है? बेड का मतलब क्या होता है? रोक दिया कि चूँकि अब हमारे दरमियान एक डिस्प्यूट आ गया है तो अब हम आपको सामान लगाने नहीं देंगे। चलें, इस सवाल को करने से पहले एक बात बताइए, क्या इस तरह का सवाल पहले आके आपने पूछा है? और अगर मैं कहूँ हाँ पूछा है, परेशान तो नहीं होंगे? सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी यार, ये वही तो हो रहा है। 1.5 मिलियन का जो एक्स्ट्रा खर्चा पड़ रहा है इंपोर्टर्स को, वो क्यों ले रहे हैं? कि उनके लिए ये कमर्शली वायबल नहीं है, तो वो चाह रहे हैं कि जनाब आप हमें पे करें, और वो कह रहे हैं कि नहीं ये आपकी ड्यूटी थी मंगवा के देना, आपका खर्चा, अब आपके लिए अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसमें हमारा क्या कसूर है? अभी यहाँ तक रुकें, अब आए ज़रा नीचे। ST रिफ्यूज टू पे, वो पे करना नहीं चाहते, एंड उन्होंने रोक दिया है PE को कि वो कमीशनिंग ना कर पाएँ। ये सवाल के पहले कभी देखा है? ये वाला पार्ट परफॉर्मेंस से रोका गया। क्या पास्ट पेपर्स में कोई सवाल ऐसा मौजूद है? क्या कोई सवाल ऐसा मौजूद है इन द पास्ट पेपर्स? एक सवाल आपने देखा होगा कि एक बंदा ईंटें लेके जाना चाहता है ऊपर और सीढ़ियों में सामान पड़ा हुआ है, तो एक बंदा परफॉर्मेंस करने को तैयार है मगर दूसरी पार्टी परफॉर्मेंस लेने को तैयार। ये वही सवाल है, ये वही सवाल है।
अब अगर एक पार्टी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, एग्रीव पार्टी वाली, और उसके अगेंस्ट ये क्या बन जाएगा, वॉइडेबल, चाहे तो वैलिड कर दे, चाहे तो वॉइड कर दे, और कंपनसेशन साथ में पे करनी पड़ेगी, कंपनसेशन साथ में पे करनी पड़ेगी। क्या एक्स्ट्रा पेनल्टी चार्ज होगी? नहीं। क्यों? हम कहाँ पे खड़े हुए हैं और ये कौन सा स्टार्ट होनी है, तो कोई इसके मुताबिक ये वाली जो है वो पेनल्टी यहाँ पे चार्जेबल नहीं है। तो सर 6 नंबर के लिए ये 4 बातें लिखनी थी। मैं साहब ने क्या लिखा है? ये नहीं लिखा था। अच्छा, ये यहाँ तक आप पहुँच गए थे, सुपर मीनिंग तक? हाँ, आप पहुँच गए थे? मैंने इसको पेनल्टी लिखा था और दूसरा ये लिखा था कि इसको अगर प्राइस की बढ़ने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब है कि आप उन 2% में शामिल हो चुके हो, मुबारक हो। बट आपने जहाँ से मार खाई है ना, वो जगह मार खाने वाली थी नहीं, तो आप बाकियों के लिए एक इबरत का निशान भी बन गए। हाँ जी, पार्ट 2, PE threatened to cancel the contract if ST fails to reimburse the custom duty to PE। अच्छा, ये बताइए, एक पार्टी थ्रेट कर रही है कि अगर तुम ये सामान नहीं लोगे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। क्या ये क्वेश्चन है? यस, थ्रेट है, क्वेश्चन है, पक्की बात है। क्या ये क्वेश्चन है? इस बात से आपकी तैयारी का मुझे पता चल गया कि भाई क्वेश्चन में सिर्फ थ्रेट नहीं देखना, वो इट शुड बी अगेंस्ट एनीथिंग विच इज़ लॉ। PPC के ख़िलाफ़ अगर आप कुछ कर रहे हैं ना तो वो थ्रेट माना जाता है। तो ये सिर्फ एक थ्रेट है कि भाई चीज़ ले लो वरना मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन नहीं हो रही यहाँ पे, दिस इज़ नॉट क्वेश्चन। आपको मैं एक सवाल याद करवाता हूँ ऑटम 22 का। आई थिंक काजिम था उसमें, फ़रा और काजिम, जिसमें वो रोज़ लेकर आता है और कहता है कि सामान रिसीव करो वरना मैं जा रहा हूँ। ये तकरीबन वहीं से इंस्पायर्ड हुआ हुआ, जो कि ऑटम 22 में आया था। तो इसका मतलब ये है कि ICAP रिसेंट पेपर को भी थोड़ा सा अमेंड करके वो चीज़ दोबारा से पूछ सकता है। वहाँ पे भी उसने यही कहा था कि सामान लो बीबी वरना मैं जा रहा हूँ, तो वो भी एक तरह की थ्रेट उसको दे रहा था। तो वहाँ पे भी वो भी क्वेश्चन नहीं था और ये भी क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि उसने उस डर के अगेंस्ट जो पैसे थे वो पे कर दिए, मगर आखिरी इंस्टॉलमेंट से पहले उसने कहा कि चूँकि तुमने पहले मेरे पे क्वेश्चन डाली थी तो मैं आखिरी पेमेंट ख़त्म कर रही हूँ। वो पहले क्वेश्चन थी ही नहीं, तो जब उसने पैसे पे कर दिए होंगे वो उसने अपनी विल से पे किए होंगे, उसने अपनी विल से पे किए थे। तो ये आपने सारी बातें यहाँ पे मेंशन करनी थी। मैं मानता हूँ कि ये सवाल ट्रिकी है, मैं मानता हूँ कि ये सवाल ICAP ने इससे पहले इस तरह का सवाल टेस्ट नहीं किया, इतना लंबा सवाल, मगर इसके बावजूद बहुत मार्जिन था पेपर में पास करने के लिए। ये सवाल आपने करना है, कुछ करें या ना करें, एटलीस्ट ये सवाल लिख के ज़रूर जाना है, ताकि अगर इस तरह का कोई सवाल लंबा मज़ीद पेपर में आता है तो आप उसके लिए तैयार रहें। वो कर लेंगे, भरोसा कर लूँ इतना मैं आप सब पे। आए टूवर्ड्स MCQs करने, चलें। अच्छा, MCQs भी ना 3 तरह के हैं, पता है? 3 तरह के हैं, 1 नंबर वाले, 1.5 नंबर वाले, 2 नंबर वाले। 1 नंबर वाले, 1.5 वाले और 2 वाले। 1 वाले कौन से हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड। 1.5 वाले कौन से हैं? सीम्स लॉजिकल। और 2 वाले कौन से हैं? और इस पेपर में 12 MCQs हैं ग़ालिबन, 11 या 12, और कोई 1 नंबर का है, कोई 1.5 का है, कोई 2 का है। देखते हैं। चैप्टर 1 में से सवाल आया था कितने मार्क्स का? नहीं 4 का आया था। ग्रिड ने क्या कहा था कि 5 से 7, यानी कि उसके पास 3 नंबर तक का मार्जिन है। देखते हैं क्या वो मार्जिन पूरा कर रहा है यहाँ से। तो सर पहला सवाल ही MCQ का था।
क्या सवाल है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन includes articles related to distribution of revenue between the federation and the province? क्या? तो क्या लगाते जाएं, जब तक आपको वो टेबल याद नहीं होगा आप इसको आंसर नहीं कर पाएंगे। चलें एक तरीका सुन लें, बच्चों ने पढ़ा वर्ड फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, ठक करके सी पे टिक लगा दिया। भूल गए पीछे भी एक वर्ड था रेवेन्यू। रेवेन्यू कहाँ से आता है? तो अगर ज़्यादा परेशानी आ रही हो तो कुछ ना कुछ हिंट्स मौजूद होते हैं पेपर में। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी। चैप्टर 1 से एक और सवाल भी है, ये देखें सर। कौन सी चीज़ सच नहीं है अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? क्या वो शख्स मुस्लिम होना चाहिए? क्या उसकी टर्म 5 साल की होती है? क्या वो यूनिटी का निशान होता है? तो मसला कहाँ पे है? री इलेक्शन। मुबारक हो, 15 में से 2 नंबर आपने हासिल कर लिए। खुद के लिए क्लैपिंग कर लें, क्योंकि यही आसान थे। अब उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, पहले पेज पे भी रहते हैं। स्टारलिंक क्लिनिक्स एक क्लिनिक है, एक एनिमल केयर क्लिनिक, एक पार्टनरशिप फर्म है इन विच जिया एंड सुहेल आर पार्टनर्स, 2 पार्टनर हैं। SC परचेजेस मेडिकल इक्विपमेंट फ्रॉम रिजवान मेडिकल्स। तो ये कौन होंगे उसके सप्लायर? ऑन 6 मार्च जिया ने RM से रब्ता किया और उससे अपने डिसेबल्ड बच्चे के लिए ऑटोमेटिक व्हील चेयर ले ली फॉर ₹9 लाख और प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा आफ्टर 3 वीक्स। और RM वालों ने वो व्हील चेयर्स को डिलीवर कर दिया। सुहेल दूसरे पार्टनर को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, और उसने क्या कहा है? पैसे पे करूंगा 3 वीक्स के बाद। अब अगर 3 वीक्स के बाद वो पेमेंट नहीं करता तो क्या SC लायबल होगी? सॉरी, क्या जिया सब्सिक्वेंटली अगर वो रिफ्यूज़ कर दे तो क्या SC को हम लायबल कर सकते हैं? रुकें, ICAP क्या कर रहा है? 2 ऑप्शंस करेगा येस की और 2 करेगा नो की। तो पहले आपने ये फैसला करना है कि येस या नो। नो पक्की बात है। इसका मतलब है कि मुझे अब ऑप्शन A और B को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब C और D देखते हैं। नो बिकॉज द व्हील चेयर वॉज परचेज्ड विदाउट कंसेंट। नो बिकॉज द व्हील चेयर वॉज नॉट परचेज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। C या D? C वाले कौन है? C वाला है कोई भी नहीं है यहाँ से? कोई C वाला? D पक्की बात है। अच्छा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्यों नहीं है? वो एनिमल केयर और उसका बेटा है, जानवर नहीं है। क्या? साइमा, मुर्तज़ा और जाहिद, ऊपर थोड़ा कर देते हैं। साइमा, मुर्तज़ा और जाहिद पार्टनर्स है कहाँ पे? ईगल एंटरप्राइज में, जो कि क्या है? एक ब्राइडल बुटीक। द ऑपरेशंस ऑफ E आर रन बाय मुर्तज़ा एंड जाहिद। ये 2 लोग जो हैं वो उसके ऑपरेशंस चला रहे हैं। अच्छा एक सेकंड। ऑन 1 मार्च 1 ऑफ EE's कस्टमर्स फरा पेड एन एडवांस ऑफ ₹5 लाख टू मुर्तज़ा फॉर 10 ब्राइडल जोड़े टू बी डिलीवर्ड ऑन 6 मार्च। हाउएवर ईगल एंटरप्राइजेज डिड नॉट डिलीवर द ड्रेस ऑन द एग्रीड डेट। चूँकि वो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, फरा ने उसको लीगल नोटिस भेज दिया डैमेजेस के लिए। बताएं वो नोटिस किन को जाना चाहिए था? क्या सबको ज़रूरी होता है? एक्टिव पार्टनर्स को ज़रूरी होता है। तो इस टाइम पे एक्टिव कौन है? मुर्तज़ा और जाहिद। तो ऑप्शन फिर कौन सा है? B या C? B या C? B या C? इधर या मुर्तज़ा को भेज दे या जाहिद को दे। मुबारक हो, 1.5 और 1.5 3 नंबर आपको और मिल गए, 5 हो गए। सिद्रा फार्म्स 2 नंबर के लिए, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। करें ज़रा सॉल्व, निकाल के बताइए इसका ऑप्शन क्या आएगा। ज़रा वर्किंग करें।
सिदरा फार्म्स। हाँ जी, पढ़ लिया, कर लिया। कौन कौन कह रहा है ऑप्शन ए इसमें ठीक है? ऑप्शन ए वाले हज़रात कौन कौन से हैं बताएं? ऑप्शन ए किसको सही लगता है? किसी को नहीं लगता? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें, ऊंचा खड़ा करें यार। 1 2 3 4 5 और बस 6। और ऑप्शन डी 4 5 और 5 6। तो बाकियों को कुछ भी नहीं लगता? वो तो है ही नहीं। ऑप्शन ई तो मेरे पास कोई है ही नहीं। तो या ए है या बी है या सी है या डी है। तो ए वाले कौन कौन है? ए वाले हजरात कौन कौन है? और बी वाले? बी वाला एक आया, शुक्र है एक आ गया बी वाला। और ए में कोई भी नहीं है, पक्की बात है। फिर बी वाले कितने हजरात? ए गुड, अच्छा बी जा यार धोखेबाज। ए वाले कितने हैं? ए वाले कितने हैं? उसने कहा सर कोई भी नहीं आपको साथ दे रहा, मैं तो आपका साथ दूं ना। हाँ जी, कुछ समझ आई उस सवाल की? क्या समझ आई है? ना इसका ऑप्शन सी है ना ही डी है, तो फिर आपको समझ क्या आई है? अब देखते हैं। देखें 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 देखें। सिदरा फार्म्स, अबे सुन लो यार, अब सिदरा फार्म्स एग्रीड टू सप्लाई 500 kg ऑफ फ्रेश मीट एट ₹800। म्यूचुअली एग्री हुआ था कि अगर कोई पार्टी ब्रीच करेगी तो वो कंपनसेशन देगी कितनी? 2 लाख की। SF एस्टिमेटेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। हुआ ये कि डिलीवरी से पहले 1 मार्च को उसका फार्म डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू फ्लड, और जैसे ही रिसीविंग पार्टी को पता चला जिसको सामान डिलीवर होना था, उसने फ़ौरन से बाहर से वो चीज़ें परचेज कर लीं। मगर इन्होंने क्या किया, जिन्होंने डिलीवर करना था उन्होंने अपना फार्म तबाह होने के बावजूद बाहर से ख़रीदा 600 रुपये के हिसाब से और डिलीवरी करने के लिए पहुंच गए। मगर जिसको डिलीवरी करने के लिए गए थे उन्होंने पहले से ही सामान ख़रीद लिया था, तो इनको मजबूरन वो सामान बेचना पड़ा 650 के हिसाब से। 650 के हिसाब से बेचना पड़ा। मिलने कितने थे? 800। डिफरेंस कितना है? मल्टीप्लाई बाय 500 कितना हो गया? 75 हो गया। एक एडिशनल कॉस्ट इनकर हुई है 10,000 रुपये की, कितना हो गया? 85। तो जो सी और डी कह रहे थे वो किस लॉजिक के तहत कह रहे थे? कहाँ ब्रीच हुई है? कहाँ ब्रीच हुई है? ब्रीच तब होती जब वो फार्म डिस्ट्रॉय हुआ, नेचुरल कॉज, और उन्होंने डिस्ट्रॉय होने के बावजूद उसको कोई अपना वो बनाया नहीं मुद्दा, वो सामान खरीद के पहुंच गए थे। तो ये ब्रीच तो नहीं है। ये ब्रीच कहाँ पे है? ये ब्रीच है ही नहीं।
जो पेनल्टी थी वो कौन देता है, लाइक डिसाइड के 2 लाख वो भी देता है। अब ऑप्शन में वो 2 लाख गायब है उस तरीके से, वरना इट शुड बी 285, इट शुड बी 285, मगर वो 2 गायब है, तो एटलीस्ट 85 वाली ऑप्शन मेरे पास सही निकल रही है। और सवाल क्या है, सवाल कह रहा है लाइबिलिटी का, तो ऑर्डिनरी कितना है 85,000। यहाँ पे बच्चे फंस गए थे और आप लोग भी तकरीबन ही फंस ही गए थे। सर कमाल जमाल ब्रदर्स हैं, आइडेंटिकल बंगलोज में रहते हैं, बंगले साइड बाय साइड हैं, और कमाल ने एक पेंटर को बुलाया था आकिब को और कहा कि आके मेरा घर पेंट कर दो। उसने बाकायदा जाकर लोकेशन भी दिखाई थी, सब कुछ किया था। नेक्स्ट डे जब पेंटिंग होनी थी तो वो भाई चले गए। आकिब ने गलती से जमाल का बंगला जो है वो पेंट कर दिया। जमाल ने देखा भी मगर कुछ कहा नहीं। तो बताइए क्या जमाल पेमेंट करेगा? यस या नो? यस, यानी कि सी और डी गायब। अब आ गया ए और बी, मिस्टेक या इम्प्लाइड। मिस्टेक वाले कितने हैं? पक्की बात है, इम्प्लाइड। शुक्र है। शाहिद owns an antique lamp. He agreed to sell and deliver the lamp to Zoya for 1.5 लाख. Subsequently, Zoya came to know that शाहिद ने किसी और को बेच दिया है, अपने दोस्त एहसन को। क्या जोया डैमेजेस क्लेम कर सकती है? यस या नो? यस या नो? क्या जोया डैमेज क्लेम कर सकती है फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर 31 मार्च? बिफोर 31 मार्च कर सकती है, हाँ या ना? इम्पॉसिबल हो चुका है। क्या हो चुका है? इम्पॉसिबल हो चुका है। अच्छा जी, नादिया agreed to sell her Mercedes Benz to her brother Fahad. नादिया wanted to sell the car at market price. फहद चाहता है कि उसको कॉस्ट में मिले। उन्होंने कहा कि चलो मसले वाली बात नहीं है, प्राइस हम किसी और से डिटरमिन करवा लेते हैं। कौन? हमारा एल्डेस्ट भाई जिसका नाम क्या है? नुमान। नुमान डिसाइडेड द प्राइस इन फहद्स फेवर। फहद ने क्या कहा था? कॉस्ट। बताएं क्या आप नादिया रिफ्यूज़ कर सकती है? हाँ या ना? क्यों? कहाँ लिखा हुआ कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ? तो नहीं, कहाँ लिखा हुआ है? कंसेंट नहीं। हाँ जी, चलें, इसको करने से पहले एक बात सुन लें। 2 पार्टीज हों, ए और बी, और आपस में एग्रीमेंट करेंगे, जो प्राइस बी तय कर देगा वही फाइनल होगी। जब बी ने तय की तो ए ने एग्री नहीं की, ये काम ख़राब है। ये काम क्या है? ये ख़राब है। क्यों? क्योंकि पार्टीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट की हैं वो ही प्राइस डिटरमिन कर रही हैं और दूसरी पार्टी उस पर एग्री नहीं हो पा रही है। उसने क्या कहा था कि जो तुम कर दोगे मैं मान लूँगा, बट जब वो डिटरमिन हो गया तो उसने कोई माना मुना नहीं। अगर ये कहते कि प्राइस सी डिटरमिन करेगा या मार्केट डिटरमिन करेगी तो वो चीज़ फिर हमें माननी पड़ती है, वो हमें प्राइस माननी पड़ती है। इस पे आप उसको सर्टेनिटी से बाहर रखते हैं। ये प्राइस क्या है? सर्टन, जो उसने सी ने तय कर दिए। तो क्या वो रिफ्यूज़ कर सकती है अब, हाँ या ना? नो। तो नो में कौन सा, सी या डी? सी या डी? कौन कह रहा है डी? कॉन्ट्रैक्ट कब हो रहा है? तो ऑप्शन क्यों नहीं चाहिए? क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट कब हो रहा है? तो इफेक्टिव कब से होगा? 5 से ही होगा। तो प्राइस बेशक बाद में हो रही है डिसाइड, इफेक्टिव डेट क्या होगी? 5 तारीख, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो चुका है। तो ऑप्शन सी। अच्छा जी, 9वां सवाल फ्रॉम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ये आप लोग मुझे बताएंगे, मैं नहीं बता रहा।
इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट वैलिड है? वो पहले पढ़ तो लो पूरा। डेथ वाला डी फॉर डेथ। एज सून एज पॉसिबल गलत है, सर्टन नहीं है। ऑल फाइन्स, कितने फाइन्स हैं नहीं पता। 1 मंथ आफ्टर माई मैरिज, मैरिज कब होनी है नहीं पता, मगर डेथ को वो एक सर्टन इवेंट मानता है। ओए होए 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 होए, ये करें जरा फारूक ब्रदर्स, ये करें अटेम्प्ट। ये बताएं फारूक और उसके भाई हजरात। इतना लंबा सवाल और 1.5 नंबर के लिए, बट अगर तुक्का लग गया तो 1.5 नंबर विदाउट एनी राइटिंग आपकी पॉकेट में, मगर उसको सोचने में टाइम लगेगा डेफिनेटली। मिस कितने एमसीक्यू आपके अभी तक सही में जो आप वहाँ पे टिक करके आई थी, कुछ याद है? कितने रह गए? 2 तो रह गए। अच्छा, हाँ जी फंस गए हैं। ए बी सी या डी? पक्की गल है, और पक्की गल है ए बी सी या डी। ये बताएं क्या उसका ये कुकर्स ऑर्डिनरी कोर्स है? कहाँ लिखा हुआ? इलेक्ट्रिक जो है वो इंपोर्ट करता है वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर्स ओनली। पहली बात तो ये। फारूक हैज बीन evaluating the option to import electric induction cookers due to huge demand on the account of gas shortage। अब अगर वो चेंज करना चाह रहा है तो उसको कॉन्सेंट किस किस से लेनी पड़ेगी? खाली ज़ुहैब से ले ले, बाकी पार्टनर से ले ले, मेजॉरिटी से ले ले, या सबसे ले? ऑल या नहीं? ऑल या नहीं? कितने पार्टनर्स हैं? 5, और 2 पार्टनर्स एक्टिवली काम कर रहे हैं, सारी बातें सोच के कर रहे हैं। अच्छा, एक ही हक में कौन कौन है? खाली ज़ुहैब दे दे तो बहुत है, आप एक ही हक में हो तकरीबन। तो वहाँ पे तो हम तकरीबन वाले ऑप्शन लिखने ना आते हैं। ए कौन कौन कह रहा है? ए कौन कौन कह रहा है? 1 2 3 4। नेचर ऑफ बिजनेस अगर चेंज करना तो फिर सब पार्टनर्स होते हैं, लेकिन अगर उसी अच्छा, बी कौन कौन कह रहे हैं? स्टेटमेंट पढ़ ले। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू की कर रहे हो? सोई भी कौन सही कहता है कि बच्चों ने बेड़ा गर्क अपना खुद किया हुआ है, आई कैट पर कोई कसूर नहीं है। सीधी बात है, बी बी भाई नॉट ट्रू कह रहा है। चलें तीनों ए सी और डी। सर ये करके बताया ना, आपको मान जाऊंगा, मैं मान जाऊंगा। ये करके बता दें, पिला तो दिया। ये करें, 10वां पॉइंट करें ज़रा, और ये बगैर वो डायग्राम बनाए नहीं होगा। वहाँ बनाए थे, पेपर दिया हुआ है? कितने में फेल हुआ था? 46 पड़ गया था, जाती हो गई। आप समझ आ गई? मुझे आपने साबित भी करना है। मुझे पता आपने ये एक हमला किया हुआ इसके ऊपर,
मगर हम चाहता हूँ कि बाकी 2 हज़रात भी हमला करें। सी डी तो क्या मारी जाए, कोई सी कहता है, कोई डी कहता है, कोई बी कहता है, कोई ए कहता है। एक काम किया करें, लेकर आया करें ऑप्शन 10 ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, जो मर्जी खुद से चूज कर लो। हाँ जी, ए के हक में कौन कौन है? आप और आप। अभी यहाँ पे मुशावरे चल रहे हैं, मुशावरत यहाँ पे भी हो रही है। वो ज़रा एक्टिव लोग हैं, उन्होंने जो ऑप्शन बताए सारी की सारी गलत हैं। ये 1.5 नंबर का 2 का, वो 1 नंबर का। ये जाती की आए क्या अपना, पूरी गलत हुआ एक ही जगह। हाँ ये बात भी है, ये बात भी सही है। 49 में नहीं उड़ता भाई यार, सिंपल रूल है। हाँ जी, हो गया, कर लिए, कुछ बनाया? ख़वातीनो हज़रात, ख़वातीन की साइंस से पूछते हैं। मिस एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कौन सा ऑप्शन ठीक है आप बताएं? अभी चल रही है, अल्लाह खैर करे। रात तक हो जाएगा फैसला। यहाँ पे क्या हालात हैं? ये मैंने हालात पूछे हैं। बारिश हो रही? यार सीधी सी बात है। ओ प्यारे भाई, ओ जज्बाती वाम, एक सवाल पूछता हूँ आपसे। एक सवाल है, मैंने आपके देने पैसे नहीं, तुम्हारे नहीं, मैं एक शरीफ बंदा तलाश करूँगा। शरीफ बंदा कौन है? मैंने आपको देने पैसे और आपने मुझे कहा कि सर वो पैसे जो है ना मुझे आप ख़त के थ्रू भेज दें। मैंने जाके चेक पोस्ट कर दिया, क्या मैं अपनी लायबिलिटी से पीछे हट गया? अब अगर आप तक वो नहीं पहुंचा, मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? पोस्टल रूल क्या है कि जब एक पार्टी ख़त डाल देती है तो दूसरी पार्टी को, तो ये भी तो वही है। तो जिस दिन मैंने वो ख़त डाल दिया, पोस्ट कर दिया, मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गया, मैंने आप पे को बाउंड कर दिया। तो अब अगर वो ख़त आप तक नहीं पहुंचता या वो चेक आप तक नहीं पहुंचता, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने आपको नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है। पोस्ट ऑफिस वाला लेके ना पहुंचे, नॉट माई फॉल्ट। रास्ते में गुम जाए, नॉट माई फॉल्ट, नॉट माई फॉल्ट। तो जब उसने ख़त पोस्ट कर, आपको भूल रहा है पोस्टल रूल, आपको पोस्टल रूल भूल रहा है। ये ट्रांसमिशन है? ये 1872, ये 1872 का है क्यों? ये कब का है? 1800? तो ये 2012-13 का क्यों नहीं है? 22-23 का क्यों नहीं है? अब भी यही चल रहा है। तो ये सवाल है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है? 26 फरवरी। डन। आपने क्या किया वहाँ पे जो मुशावरा चल रहे थे? शुक्र है, ये हो गया, ये भी हो गया। हाँ जी, फिर पास हो गए हो या मेरिट आ गया है? 12 नंबर आ गए हैं, मेरिट भी आ गया है, मेडल भी आ गया है। आता नहीं है बस बीलों में। खैर, अल्टीमेट पर्पस क्या था जो कि हमने अचीव किया कि पेपर से घबराना नहीं है। पेपर को देख के ये नहीं कहना कि मुझे आता नहीं है।
आपको पेपर आता है, यकीन मानिए आपसे जितना आपको आता है ना, शायद आपके आगे वाले को भी ना आता हो, लेफ्ट साइड वाले को भी ना आता हो। हमेशा ख़ुद पे वो भरोसा रखें, आप वाकई में उसको अच्छे से प्रेजेंट भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आपसे दोबारा बी-लॉ में हमें मुलाकात ना करनी पड़े और आपसे मुलाकात हो आगे वाले पेपर्स के अंदर इंशाल्लाह ताला। होपफुली कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको यहाँ से ज़रूर मिला है। आपको हमने बुलाया, आपको तंग किया, आप अपने ख्वाब खरगोश में थे, हमने आपको जगा के बुलाया कि भाई वापस आओ, आपको एक काम करवाना है हमने। डन। तो इसकी रिकॉर्डिंग बाद में भी अवेलेबल होगी। आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप वहाँ से दोबारा भी देख सकते हैं। अच्छा, ऑटम 22 का भी पेपर तकरीबन इसी पैटर्न पर सॉल्व हुआ है, तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगा। अगर आपको वहाँ पे कोई मसला हो तो वो अभी आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लें, एक काम तो कर लो यार। तो ठीक है जी, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। स्टिल कोई मसला मसाइल हो तो आप आएँ, कॉलेज तो आप आ ही रहे हैं, लाइब्रेरी भी आप लोग यूज़ तो कर ही रहे होंगे, तो हम आपसे दोबारा भी मुलाकात कर सकते हैं। मगर हाँ, गलती कर दी, ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह दे वाले।